हरियाणा का एक गांव है खरखोदा के पास में, छोटा सा बरुणा। मेरा जन्म वहाँ का है। आई एम अ गनर या तोपची। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर पीपल टू कमिट फ्रॉड। कि जो प्रिंटेड प्राइस है MRP जो बोलते हैं वो 100 रुपया है और कंपनी उसको प्रोक्योर कर रही है 150 रुपए का। पहले 6 महीने के अंदर मैंने 17 लोग टर्मिनेट कर। तो मेरे अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी थी कंपनी के अंदर। अभी समय आ गया है प्रोक्योरमेंट वालों का, एडमिन वालों की चांदी होने वाली है, सिक्योरिटी वालों की। तो जैसे मैं उनके रूम में गया, ही लुक्ड एट मी, ही सेड हु आर यू। तो मैंने फेसबुक पे मैं गया, कहीं से मैंने मान लीजिए किसी भी कंट्री का, आपने पेरिस कोई रैंडम फोटो आपने किसी रोड का सनराइज हो रहा है वो उठा लिया। मैं उसको फेसबुक पे पोस्ट करता था किसी बढ़िया पॉजिटिव कोट के साथ और चेक इन करता था वहाँ के किसी रेस्टोरेंट में या होटल वर्चुअली। बच्चे का एक प्रोफेसर था जो कि उनको सेक्सुअल कंटेंट मटेरियल और उससे रिलेटेड उनके साथ बातें करना, अच्छा, उनको एनकरेज करना इन सब चीज़ों की तरफ, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा उन बच्चों को पुश करता रहता था। बाद में पता लगा कि इस बच्चे को उस प्रोफेसर ने एक ई बुक दिया था रीडिंग मटेरियल के तौर पे। उसमें कुछ एक नया चीज निकल के आया विच वाज एसिफिक्सेशन। अभी एसिफिक्सेशन के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती है इंडिया में, लेकिन अगर आप इसको गूगल करेंगे, एसिफिक्सेशन सेक्सुअल प्लेजर के जो वर्ल्ड है उसके अंदर माना जाता है कि जब वो गला किसी का आप उस लेवल तक दबाते हैं या लोग अपना गला खुद दबाते हैं उस लेवल तक और वो पीक पे ले आके लास्ट में छोड़ देते हैं। माय गॉड। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द एक्सपीरियंस मैटर्स के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं और जो स्टोरीज हम आपके साथ लेके आए हैं बहुत ही यूनिक होने वाले। आपने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज के बारे में सुना होगा, लेकिन उसके जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, कैसे वो क्यों मिलता है, कैसे हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। जबकि आप एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी जितनी भी होती है उनके लिए डेटा कलेक्ट करना, अप्रोच करना बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन जब आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होते हैं उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क। और ऐसी ही स्टोरीज के साथ आज हम स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का, कैप्टन प्रवीण दहिया सर। प्रवीण सर, स्वागत है आपका द एक्सपीरियंस मैटर्स में। शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपका बैकग्राउंड, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से उठ के इस लेवल तक आए हैं, क्या क्या किया है और कैसे आपने डिसाइड किया कि एक इन्वेस्टिगेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन आपको शुरू कर। थैंक यू रवि। सो बैकग्राउंड मेरा ये है कि मैं हरियाणा का एक गांव है खरखोदा के पास में, छोटा सा बरुणा। मेरा जन्म वहाँ का है। मेरे फादर जो हैं वो हरियाणा सेक्रेटरीट चंडीगढ़ में काम करते थे एंड उन्हीं के साथ हम लोग चंडीगढ़ चले गए थे। तो स्कूलिंग मेरी जनरली शुरू की रही गांव में, उसके बाद हम लोगों ने चंडीगढ़ में स्कूलिंग करी। कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था फौज का। मैं अपने परिवार में इनफैक्ट शायद गाँव में फर्स्ट कमीशन ऑफिसर रहा हूँगा एंड वहीं से मेन शुरुआत एक तरह से करियर की, लाइफ को समझ में आने लगा, मुझे समझ में आने लगा करना क्या है मुझे लाइफ में। वहीं से शुरुआत हुई। फौज की जितनी ग्रूमिंग थी, फौज की जितनी लर्निंग्स थी, टीचिंग्स थी, उन्हीं की वजह से धीरे धीरे लाइफ शेप अप होती चली गई। सो जब फौज ज्वाइन करी तो मैं अपने बैच में वन ऑफ द यंगेस्ट था। मेरे साथ और भी थे काफ़ी लोग, बट आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट। और उसका बेनिफिट मुझे ये हुआ कि जब 5 साल, क्योंकि मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में था, तो 5 साल की जो ऑप्शन हमें मिलती थी उस टाइम पे, अभी जो 10+4 की हो गई है, करेक्ट, उस समय 5 साल की ऑप्शन मिलती थी कि 5 साल के बाद आप चाहें तो छोड़ सकते हैं या 5 साल का और एक्सटेंशन ले सकते हो, या आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो जो 20 साल का मिनिमम आपका सर्विस रहता है। ओके। तो मैं उस टाइम पे फ़ौज में काफ़ी अच्छा मेरा टाइम चल रहा था फ़ौज का एक तरह से। फॉर्चुनेटली फ़ौज ने बहुत एक्सपीरियंसेस दिए। मेरी सारी लर्निंग्स, मेजॉरिटी ऑफ इट मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ फौजी लर्निंग्स को, फौजी एक्सपीरियंस को। तो मेरा जो कमीशन हुआ वो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में हुआ, तोपखाना। तो इन अ वे आई एम अ गनर या तोपची। आई लव द वर्ड तोपची। दो पोस्टिंग्स के मामले में भी मैं काफ़ी लकी रहा। आई गॉट दी ऑनर टू सर्व इन सियाचिन, जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, पुंछ सेक्टर में, राजस्थान में। तो ओवरऑल 5 साल में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छी लर्निंग्स रही वहाँ से, ऑन ग्राउंड लर्निंग्स रही, ओवरऑल काम के बारे में रही। फौज में भी काफ़ी हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज करते रहते हैं। तो इनिशियल जो शुरुआत हुई मेरे आज के जो करियर की वो फौज से ही हुई, जहाँ पे, बट उस समय मुझे नहीं मालूम था कि आगे चल के मैं क्या करूँगा, क्या यही मेरा फुल टाइम करियर बनेगा, मेरी लाइफ बन जाएगा। बट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो आर्मी की होती है वो ज़्यादातर कोर्ट मार्शल्स जो होते हैं उससे रिलेटेड जनरली कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज होती हैं, और जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहता है, उनके साथ कुछ मेंबर्स रहते हैं। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो वही रहते हैं, फंडामेंटल्स के, चेन ऑफ कस्टडी, आप एविडेंस कलेक्शन, इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग। तो वहाँ से बेसिक लर्निंग स्टार्ट हुई। 2006 में डिसाइड करा, 7 में मार्च अप्रैल में आई वाज आउट ऑफ द आर्मी। और उसके बाद से फिर मेरा कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट हुआ। कॉर्पोरेट करियर में शुरुआत मैंने इंडिया बुल्स कंपनी से करी। इंडिया बुल्स में मैं एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी और प्रोक्योरमेंट
नॉन आईटी का पूरा प्रोक्योरमेंट मैं देख रहा था और मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इंडिया बुल्स की 200 ब्रांचेस को मैं हेड कर रहा था फॉर नॉन आईटी प्रोक्योरमेंट एंड इन सारी जिम्मेदारियों के लिए। बैकग्राउंड जब मुझे दिया गया व्हेन आई वाज हायर्ड कि मेरे से पहले शायद कोई वहाँ पे थे और उनका मैनेजमेंट का लीडरशिप का कहना था कि उन्होंने काफ़ी फ्रॉड करे, काफ़ी चीज़ों में मैनिपुलेशंस करी और कंपनी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया रेपुटेशनली, फाइनेंशियली। सो दे वर लुकिंग फॉर समबडी जो चीज़ों को ठीक करे, सेट करे, सिस्टम को एथिकल वे में चलाए। सो दे सॉ मी एज के भी फौजी हैं, फ्रेश फौज से बाहर आए हैं और फॉर्चुनेटली जो फौज का रेपुटेशन और इम्प्रेशन है अपने देश में, तो आई वॉज गिवन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आइए, आप पूरे डिपार्टमेंट को हेड करिए। यू वोंट बिलीव आई हैड अ टीम ऑफ, उस समय जब चार्ज लिया मैंने तो मुझे लगा ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी है, प्रोक्योरमेंट है, 10-15-20 लोगों की टीम होगी। जब ऑन पेपर आया तो 250 लोगों की टीम थी। अब जब वो रियलाइज करा कि ये 250 लोग हैं कहाँ और वो ऑन ग्राउंड है ही नहीं, अच्छा, तो वहीं से चीज़ें स्टार्ट हुई। तो वो अलग चीज़ थी कि कुछ मैनेजमेंट के भी डिसीजंस थे कि कुछ एरियाज़ के जो लोग थे वो हमारी बकेट में डाल रखे थे। बट उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने समझनी जब स्टार्ट करी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन बोथ वेज। इन वन वे फॉर पीपल टू कमिट फ्रॉड, कि जो क्रिमिनल्स हैं या जिनको पैसा कमाना है, जल्दी पैसा कमाना है बिना एथिकल स्टैंडर्ड्स के, जिनके लिए एथिक्स कोई मायने नहीं रखते, वैल्यूज़ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। करेक्ट। लाइकवाइज उन लोगों के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इन चीज़ों को काउंटर करके ऑर्गेनाइजेशन को, कंट्री को, वर्ल्ड को एक एथिकल जगह बनाना चाहते हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स लिए। आज भी याद है मुझे 15 अगस्त 2007, वो डेट इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि उस दिन सारी दुनिया छुट्टी पे थी, मैंडेटरी छुट्टी थी और मैंने सरप्राइज ऑडिट अपनी पूरी स्टेशनरी डिपार्टमेंट का रखा था। वहाँ जो रिवलेशंस हुई, जिस तरह की चीज़ें निकल के आई सामने, उन्होंने मुझे शॉक कर दिया काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, कि जो प्रिंटेड प्राइस है, MRP जो हम बोलते हैं, वो 100 रुपया है और कंपनी उसको प्रोक्योर कर रही है 150 रुपये का। माय गॉड। सो रिकन्सिलेशन से लेके जो बेसिक मेकर चेकर कॉन्सेप्ट, बेसिक स्टेप्स किसी भी चीज़ को चेक करने के होते हैं, तो वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड थे या थे ही नहीं बिल्कुल। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम प्रॉबली हर अपने अपने लेवल पे लोगों को मौका था कि भाई आप यहाँ पैसा कमाओ, मैं यहाँ कमा रहा हूँ और एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो सारी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। मेरे पहले 6 महीने के अंदर मैंने 17 लोग टर्मिनेट करे थे और उसी वजह से जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने मुझे बुलाया भी। और फ्रिक्शन भी होती है जब आप इतने लोगों को फायर करते हो या करवाते हो। एब्सोल्युटली। तो मेरे अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी थी कंपनी के अंदर और मेरी बहुत बार शिकायत भी गई जो प्रमोटर हैं वहाँ पर उनकी मदर को, बिकॉज उनकी मदर जो है उनका अच्छा वहाँ पे इन्फ्लुएंस था। तो मुझे बुलावा भी हुआ मेरा। मैं अच्छा। उनके घर भी गया 2-3 बार, मुझे डांट भी पड़ी है। अच्छा। कि तुम क्यों ये कर रहे हो और ऐसा और वैसा। बट क्योंकि किसी के पास मेरे अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं था, उन्होंने र्यूमर्स तो फैला दिए। तो मैं मैम को ये बोलता था, मैडम को, कि मैडम आप मुझे बताइए मैंने गलत क्या करा है। तो मैंने काफ़ी देर तो इस चीज़ को काउंटर किया, बट कुछ 1 साल के अंदर अंदर मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो और आप सिस्टम के अगेंस्ट लड़के, क्योंकि अगर टोन फ्रॉम दी टॉप सही सेट नहीं है, करेक्ट, तो आप बहुत ज़्यादा देर तक उसमें स्ट्रगल नहीं कर सकते। तो मेरा जो काम था वो मैंने सेट किया। आई हैड वेरी गुड रेपुटेशन विद, सो वहाँ पे मेन तो उनके 3 फाउंडर्स थे और 2 प्रमोटर्स मेन थे, मिस्टर समीर गहलोत एंड मिस्टर राजीव रतन। ओके। तो राजीव रतन जी यहाँ बैठते थे, समीर गहलोत यूज्ड टू सिट इन मुंबई। एंड जब आप इस तरह का काम करते हो तो लीडरशिप समझती है आपके इंटेंशंस को, आपके एथिकल फैब्रिक को, एब्सोल्युटली, आपके इंटेग्रिटी लेवल्स को। उस कंपनी से लेके, इंडिया बुल्स से लेके मैं अगली कंपनी वीडियोकॉन में आया, वीडियोकॉन से मैं MTS में गया, MTS से माइक्रोसॉफ्ट में आया, माइक्रोसॉफ्ट से जिंदल स्टील में आया, उसके बाद अमेजोन, और फिर मैंने इनक्वेस्ट इनकॉर्पोरेट करी। बहुत सारे बीच में इंसिडेंट्स रहे। आज भी कोई जब बात करता है कि अच्छा आपने उस कंपनी में ऐसा हुआ वैसा हुआ, कोई अगर र्यूमर फैलाने की कोशिश करता है, तो क्योंकि आपका एथिकल एलिमेंट इतना स्ट्रांग रहा है और टॉप लीडरशिप जो आपको इतने अच्छे से पहचानती है, जानती है कि इस इंसान ने बहुत इनिशिएटिव्स लिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारे सिस्टम को करेक्ट करने के लिए। करेक्ट। और बहुत सारी आपने चाहे इन्वेस्टिगेशंस करी ना हो, बेशक वो अलग बात है, बट आपका अगर जो वे ऑफ डीलिंग है, वे ऑफ वर्किंग, अगर वो एथिकल है तो वो दिखता है। एथिकल, अनएथिकल, जो प्रोफेशनल है, अनप्रोफेशनल, वो सारी चीज़ें विजिबल होती हैं। यू कांट हाइड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एब्सोल्युटली। तो राजीव रतन जी ने मुझे रोकने की कोशिश करी थी जब मैं जा रहा था, बट आई सेड सर नाउ आई एम डन, आई विल एक्सप्लोर बेटर अपॉर्चुनिटीज। और उसी समय मुझे वीडियोकॉन की अपॉर्चुनिटी आई और मैं वीडियोकॉन की तरफ निकल गया। वीडियोकॉन में भी सेम चीज़ रही। ये ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी लोगों के साथ जब आज की डेट में जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि इस स्किल की ट्रेनिंग कर लो, ये सर्टिफिकेशन कर लो, ऐसा करें वैसा करें। आई यूजुअली से दैट एक स्किल, या एक स्किल नहीं कहेंगे उसको, ये एक आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट है
विच इज़ इंटेग्रिटी। एब्सोल्युटली। अगर ये इंटैक्ट है और अगर आप ये एग्जिबिट कर पा रहे हो अच्छे से, आई डोंट थिंक उसके ऊपर कोई स्किल या सर्टिफिकेशन है। करेक्ट। एंड ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैंने देखा है। इंडिया बुल्स मैंने जब ज्वाइन किया तो ठीक है, मेरे साथ आर्मी का टैग था, आई वॉज रिटायर्ड कैप्टन फ्रॉम द आर्मी, बट उसके अलावा मेरे पास कोई कॉर्पोरेट की ना कोई सर्टिफिकेशन थी, ना कोई ट्रेनिंग थी, पर मुझे इतना बड़ा रोल दिया गया। उसके बाद उस रोल में भी उन्होंने मुझे 6 महीने के अंदर मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनाया। जो कंपनी के फाउंडर हैं, प्रमोटर हैं, वो मुझे रोकना चाह रहे हैं कि प्रवीण हम और कुछ करेंगे आपके लिए, हम आपको यहाँ प्लेस कर देंगे, ऐसा। बिकॉज दे वर ऑल्सो रियलाइजिंग कि टसल हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग मेरे अगेंस्ट हो रहे थे वहाँ। और सेम चीज़ वीडियोकॉन में हुई। तो वीडियोकॉन में इंसिडेंट ये हुआ कि थोड़ा फनी इंसिडेंट भी है और एट द सेम टाइम उसमें लर्निंग भी है। दिवाली के आसपास टिपिकली ये होता है कि जो वेंडर्स होते हैं वो आते हैं और गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Correct. और ये इंडिया बुल्स में भी इंसिडेंट हुआ था। इनफैक्ट मैं पहले इंडिया बुल्स वाला बताता हूँ आपको, बिकॉज दिवाली के आसपास ही हुआ था वो भी इंसिडेंट। अब कंपनी के अंदर रूमर्स फैलने स्टार्ट हो जाते हैं कि अभी समय आ गया है प्रोक्योरमेंट वालों का, एडमिन वालों की चांदी होने वाली है, सिक्योरिटी वालों की, या जो भी यूजर डिपार्टमेंट है जो डील कर रहा है वेंडर्स के साथ, उनकी चांदी होने वाली है। बिकॉज दिस द गोल्डन पीरियड फॉर देम। करेक्ट। क्योंकि गिफ्ट्स के नाम पे बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए जाते हैं। अब इन अ वे देखा जाए तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है साइकोलॉजिकली, और ये होता है। कोई आपको अगर कोई किसी की अगर तारीफ भी कर दे तो आप उस इंसान को लेके थोड़ा ना कहीं आपके दिमाग में एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता है, अच्छा लगता है कि नहीं, तारीफ करी इस आदमी ने, ही इज अ गुड पर्सन। तो जो गिफ्ट आ रहा है, साथ में तारीफ हो रही है, साथ में आपकी आवभगत हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगता। तो ये सब रूमर्स फैल रहे थे, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, तो मैंने पॉलिसीज निकाली। जो मैं अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा था, अपॉर्चुनिटीज में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कि बहुत सारी कंपनीज के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, पॉलिसीज की हम बात करते हैं, या तो वो है नहीं, खासकर जो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इंडियन कंपनीज के अंदर आज की डेट में भी कंप्लायंसेस धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट साइड, और कंपनीज भी रियलाइज कर रही हैं, चाहे वो पॉश की साइड में है, चाहे एंटी करप्शन की साइड में है, या बाकी एरियाज हैं। बट पहले तक ये चीज़ें नहीं थी, और अभी भी बहुत स्कोप है उन ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को, उन प्रोसेसेस को ठीक करने का। तो उसी डायरेक्शन में जब मैंने प्रोसेसेस चेक करी तो कोई गिफ्ट पॉलिसी नहीं थी। अच्छा। कंपनी के कोई गिफ्ट पॉलिसी हो कि मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का गिफ्ट एक्सेप्ट कर ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। तो मैंने राजीव रतन जी को रीच आउट किया कि सर कोई पॉलिसी नहीं है, तो हम कुछ पॉलिसी बनाते हैं। तो सर वाज लाइक, क्या कैप्टन गो अहेड, बनाइए। तो मैंने फटाफट पॉलिसी बनाई, दिन बहुत कम थे, पॉलिसी बनाई, उन्होंने देखी, बोले ठीक है तुम्हें सही लगता है, अप्रूव करवा। आई थिंक हमने उस टाइम के हिसाब से 2 या 3 हज़ार तक का गिफ्ट लिमिट रख दी थी कि इससे ज़्यादा का गिफ्ट नहीं दिया जाएगा। दूसरा हमने लिमिट ये रखी कि ऑफिस में गिफ्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मेरा एक और रिकमेंडेशन था कि ऑफिस में क्या होता है कि आप एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, मैं प्रोक्योरमेंट में हूँ, या एडमिन में हूँ, या सिक्योरिटी में हूँ फॉर दैट मैटर, मैं गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वेंडर आ रहा है, मुझे मिल रहा है, दूसरे लोग देख रहे हैं, बाकी लोग देख रहे हैं, तो एक जो मैसेज कन्वे होता है, एक साइकोलॉजिकली सबको बुरा लगता है कि ये देखो, चाहे उसमें गिफ्ट कुछ भी हो, चाहे उसके अंदर 100 रुपये की चीज़ हो, पर वो साइकोलॉजिकल उसका बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो पॉलिसी के हिसाब से हमने वो अप्रूव करवा दिया। इंडिया बुल्स की हिस्ट्री में पहली बार था कि बहुत सारे वेंडर्स गेट पे खड़े थे एंड दे वर नॉट अलाउड टू कम इन विद द गिफ्ट्स। सर ने भी बहुत अपलॉड किया, अप्रिशिएट किया, ऑल्दो बाद में शायद बीच में कुछ लीवे दिया गया उसमें। वीडियोकॉन वाली स्टोरी में यही हुआ दैट द वेंडर्स हैड कम, उन्होंने आए और वो दिवाली के आसपास वो भी गिफ्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो मैंने मना किया, एक हमारे गेस्ट हाउस के वेंडर थे, तो देयर वाज अ लेडी हु हैड कम एंड शी सेड नहीं मैंने सबको दिया है, प्रोक्योरमेंट, एडमिन, सिक्योरिटी, एंड नथिंग ज़्यादा महंगा नहीं है, बट दिस इज जस्ट अ जेस्चर फ्रॉम आवर साइड टू विश यू हैप्पी दिवाली। तो मैंने मैंने कहा मैम दिस इज माई पर्सनल वैल्यू सिस्टम, आई डोंट टेक एनी गिफ्ट्स एट ऑल। तो शी वॉज फोर्सिंग अपॉन मी, नहीं आपको लेना पड़ेगा, कैप्टन लेना पड़ेगा। तो मुझे आई हैड टू कॉल इन सिक्योरिटी पोलाइटली, मैंने कहा मैम को एस्कॉर्ट कर दो, एंड शी वॉज लाइक एडमेंट कि नहीं देना है। तो मैंने लिटरली उनको लिफ्ट की तरफ ले जाके मैंने कहा मैम प्लीज़ आई कैन नॉट टेक, और वो चली गई। जैसे ही वो गई हैं लिफ्ट से, तो जो हमारे मिस्टर धूत हैं, उनके जो पीए थे, उनको होना है, वो मेरे पास आए पर्सनली कि आपको धूत साहब बुला रहे हैं। अब मैं उनसे आज तक ना मैंने उनको देखा था, ना मुझे पता था, इतना मालूम था कि वो आते हैं, उनका एक दूर केबिन है, एंड मेरे को क्यों बुला रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे आई वाज स्केप्टिकल, स्केयर्ड कि क्या है। तो जैसे ही मैं उनके रूम में गया, ही लुक्ड एट मी, ही सेड हु आर यू। तो मैंने कहा सर आई एम कैप्टन प्रवीण दहिया। ओके कैप्टन, एक काम करो, फ्लोर पे जाओ। सो हम लोग उस टाइम
उस टाइम वीडियोकॉन का नाम डेटाकॉम सॉल्यूशंस हुआ करता था। तो उन्होंने बोला एक काम करो, फ्लोर पे जाइए और फ्लोर पे जितने लोगों के वर्क स्टेशंस पे गिफ्ट रखे हैं आप उसकी पूरी लिस्ट बना के ले आओ नाम के साथ कि किसके वर्क स्टेशन पे कितने गिफ्ट्स हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा ओके सर। मैंने पेन पेपर उठाया और उन्होंने बोला किसी को कुछ नहीं बोलने की जरूरत, कोई पूछे किसने मांगा है तो बोला नहीं हम कुछ और रिकॉर्ड बना रहे हैं, मत बताना गिफ्ट के रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो मैं एक साइड से गया, मैंने एक पे जाता, मैं जहाँ 2 गिफ्ट्स रखे हैं, 2 जहाँ नाम के साथ मैंने उतने बना दिए और लाके सर को दे दिया। सर ने घंटी बजाई, उनका पीए आया, एक काम करो ये लिस्ट लेके जाओ और ये सारे गिफ्ट्स इकट्ठे कर लो। तो मैं भी वहीं खड़ा था, मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने कहा ये क्या हो गया। अब पर्पस उस लिस्ट को बनाने का ये था कि जब उसने गिफ्ट्स इकट्ठे करने स्टार्ट करे तो हल्ला मचा पूरे फ्लोर के ऊपर कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। पहली बार वीडियोकॉन के इतिहास में, इंडिया बुल्स में वही पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ, यहाँ भी एक बार ऐसे हल्ले मच गए। तो जैसे ही वो वर्क स्टेशंस की तरफ बढ़ रहा था तो लोगों ने सोचा कि जो महंगे वाला गिफ्ट है वो अंदर रख लेते हैं। अब वो अंदर रखा, पता नहीं है लिस्ट बन चुकी है। अब वो जाए उसके पास कि अच्छा जी प्रवीण दहिया या जो भी नाम है, 3 1 2 तीसरा निकालिए जरा कहाँ पे। तो इट वॉज वेरी फनी एंड पीपल वर लाइक ये कौन बना रहा था लिस्ट। तो पता लगा कि भी कैप्टन बना रहा था। तो सब, मैं हाथ जोड़ के खड़ा था कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बताया नहीं गया था, हमें काम दिया गया, हमने कर दिया। फिर उन्होंने क्या करा कि दिवाली से कुछ दिन पहले वो सारे गिफ्ट जितने हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी के स्टाफ था उनमें बंटवा दिए। तो ये अब उसके बाद से मिस्टर दूध का कोई भी इस तरह का काम होता था तो ये वुड से कि कैप्टन कहाँ है, उनको बुलाओ। तो ये जो चीज़, और वहाँ में सिर्फ मेरे ख्याल से 5 महीने या 6 महीने रहा। उसके बाद मौका मिला, मैं MTS में आ गया क्योंकि वीडियोकॉन को कुछ फंडिंग का जो भी उस टाइम चल रहा था इन लोगों का, तो MTS में ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी लगी मुझे, तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ। अभी तक मैं एडमिन, सिक्योरिटी और प्रोक्योरमेंट के एरियाज देख रहा था। जब मैं यहाँ आया तो मेरा कॉन्स्टेंट तब तक दिमाग चल रहा था कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें ऑडिट रिलेटेड या जिसमें थोड़ा हम कहेंगे थिंकिंग चैलेंज थोड़ा हायर लेवल का हो। एंड तो वहाँ पर एक मेरे रशियन बॉस हुआ करते थे, ईगर कुंद्रास्कोव, उन्होंने ज्वाइन किया एज हेड ऑफ विजिलेंस पूरा। विदिन 15 days आई रियलाइज्ड कि तो वहाँ भी मैंने ज्वाइन तो एडमिन में ही किया था एज मैनेजर एडमिन। एंड उन्होंने जब ज्वाइन किया तो ही वॉज सेटिंग अप द एंटायर डिपार्टमेंट। तो तब उनसे बातचीत हुई, मैंने सर को बोला, मैं सर आई एम इंटरेस्टेड इन योर एरिया ऑफ वर्क, बिकॉज उनके नीचे फिजिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और नोडल, ये 3 डिपार्टमेंट्स थे मेन। एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी वाज द वन जिसमें मैं इंटरेस्टेड था, बिकॉज वो सारा फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस और उससे रिलेटेड एरिया था, फॉरेंसिक ऑडिट्स एंड ऑल दैट। तो उन्होंने भी देखा कि ठीक है, उन्होंने भी टीम स्टार्ट करनी थी इंडिया में, वो भी न्यू थे। एंड आर्म्ड फोर्सेस का ग्लोबली थोड़ा हम लोगों का जो बॉन्डिंग है वो ऑटोमेटिकली काफी हो जाती है। तो उन्होंने देखा एंड ही वेलकम्ड मी के यस आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव यू ऑन माय टीम। एंड इमीडिएटली 15 दिन के अंदर मेरा 10-15 दिन में ट्रांसफर भी हो गया, एज इन आई मूव्ड इन हिज डिपार्टमेंट। इन दोज इनिशियल, एंड मैं काफ़ी बार कोट करता हूँ अपनी टीम को भी इनक्वेस्ट में, एंड जो भी अगर कोई पूछता है, कोई आता है गाइडेंस के लिए, समटाइम्स इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं कि आपको पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। कई बार होता है कि आपको एक फेज़ आपका आता है एंड आपको नहीं मालूम वो कब फेज़ आपका आएगा। तो इट्स बेटर कि यू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, जब जहाँ हो जैसे हो वहाँ स्टार्ट कर दो। मुझे वो मौका मिला, मेरे इन्होंने बॉस ने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप आइए करो मेरे साथ काम, एंड ही वाज सेटिंग अप द एंटायर डिपार्टमेंट। Those next 6 months, I did not see सुबह शाम दिन रात क्या है, एंड काफ़ी उसमें मेहनत करी। उसकी वजह से मुझे 6 महीने के बाद, एंड ईगोर सर मेरा सैलरी रिवाइज करना चाह रहे थे जब मैंने उनकी टीम ज्वाइन करी 10 दिन में। तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा सर एक काम करिए, आप अभी मत करिए, 6 महीने बाद मेरा प्रोबेशन कंप्लीट होगा और उस टाइम कंफर्मेशन आएगी, आप उस टाइम मेरा परफॉर्मेंस देख के देन यू डिसाइड कि मुझे क्या हाइक मिलना चाहिए। He was like, good, that's a good point. और मुझे भी मालूम था कि मुझे अब मेहनत करनी है। तो उन 6 महीने में मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस भी करी और पूरा इकोनॉमिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, फिजिकल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और नोडल जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, तो वो नोडल का पूरा फ्रेमवर्क सेटअप करना था, उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं था। तो 6 महीने में लार्जली मैंने इन सब चीज़ों का नॉलेज लिया, कौन सा डिपार्टमेंट कैसे फंक्शन करता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी की क्या नॉर्म्स हैं, DOT का क्या नॉर्म्स हैं, वो सारा पढ़ाई करी, स्टडी करा, मल्टीपल कंपनीज में गया, पुराने जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे मिले, एयरटेल में, वोडाफोन में, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करी। तो वो सब गैदर करके इनका पूरा डिपार्टमेंट सेटअप करा। 6 months के बाद उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं वहाँ मैनेजर था, मैनेजर से बनता है सीनियर मैनेजर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डिप्यूटी डायरेक्टर एंड देन एसोसिएट डायरेक्टर। दे मेड मी मैनेजर टू एसोसिएट डायरेक्टर डायरेक्टली। इट वाज अ 5-level जंप with a salary hike, of course, much substantial salary hike, जो वो पहले दे रहे थे उससे कहीं ज़्यादा। क्योंकि आपने अभी जो रिसेंट सीरीज आई है टाइटन मेड इन इंडिया, उसमें एक बहुत अच्छा छोटा सा डायलॉग है मिस्टर देसाई का, जो बार बार बोलते हैं कि नो डिस्कशन ओनली डेमोन्स्ट्रेशन, एब्सोल्युटली, एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ लाइफ। द प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड टुडे इज दैट ओनली दैट
कथनी और बहुत करनी भी ज़्यादा, और बहुत करनी है नहीं। हम्म। एंड वही चीज़ हमारे सिस्टम के अंदर भी हो रहा है, चाहे वो इंटीग्रिटी है, चाहे ट्रस्ट है, चाहे बाकी चीज़ें हैं, कि हम बातें तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन एज है, सब बात करते हैं, एथिकल फैब्रिक, दिस दैट, कितने ही लोग हैं जो सो कॉल्ड सोशल एक्टिविज्म और इन सब चीज़ों के अंदर हैं, बट खुद के ऊपर जब आती है तो रेड लाइट देखी, जंप कर गए, करेक्ट, एब्सोल्युटली, कहीं से कट मार के निकल गए, कहीं कुछ और कर दिया, तो वो रहता है। सो एनी हाउ दैट वाज द होल बैकग्राउंड, और वहीं से मेरी फिर शुरुआत हुई। देन वहाँ उसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया। मैं उनका आई वाज देयर सीनियर लीड इन्वेस्टिगेटर फॉर साउथ वेस्ट एशिया एंड एपैक रीजन। तो फिर वहाँ अलग तरह की इन्वेस्टिगेशंस देखी। उसके बाद मैंने कहा और चैलेंजिंग रोल चाहिए, तो मुझे एंटरप्रेन्योरल बग शुरू से था कि अपना काम स्टार्ट करना है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट में बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा, बट माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि इतना ज़्यादा सो लाइक ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं, लोग कोशिश करते हैं कि बड़ी कंपनी में जाएं, बड़े नाम के साथ काम करें। मैं उल्टा बोलता हूँ, छोटी कंपनी में, छोटी कंपनी के साथ काम करो या ऐसी कंपनी के साथ काम करो जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए करने की। तो जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था तो मुझे रियलाइज हुआ सब कुछ सेट है और बहुत बढ़िया लाइफ थी। कभी मुझे काफ़ी कंट्रीज घुमाया, एंड क्योंकि रोल उस तरह का था कि आपको ट्रैवल करने के लिए बहुत मौका मिल रहा है, करेक्ट, सारी इंटरेक्शंस हो रही है, बट थिंकिंग चैलेंज नहीं है, सारा कुछ सेट है, सब कुछ ऑटोमेट मोड पे है, ऑटोमेटिक आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है उसको। तो वहाँ से आई टुक अ कॉल कि नहीं, आई विल मूव आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, और मैंने ज्वाइन करा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, नवीन जिंदल ग्रुप। वहाँ भी 1 साल रहा, बहुत लर्निंग्स रही। वर्कड अंडर मिस्टर हरीश दुआ जो मेरे बॉस थे, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कंप्लीट इंटरनल ऑडिट ग्रुप जो उनका पूरा था। ओके, एंड इन्वेस्टिगेशंस करते थे उसमें। 1 साल वहाँ काम करने के बाद देन आई रियलाइज्ड दैट आई शुड गेट इनटू समथिंग ऑफ माई ओन। देन एक कंसल्टिंग फर्म में मैं रहा एज अ पार्टनर, वहाँ 2-3 साल लगा के देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑन माई ओन कम्प्लीटली। और तो फिर मतलब कंसल्टिंग फर्म में जाने का रीजन ये था कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस। यस, तो वहाँ रहा 2-3 साल, एंड उसके बाद मैंने फिर अमेजोन ज्वाइन करा। अमेजोन लार्जली वाज टू इसलिए कि भी क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज ना हो, क्योंकि सिमिलर बिजनेस अगर मुझे स्टार्ट करना है तो कल को आई माई सेल्फ वांटेड टू बी एथिकली करेक्ट, कि मैं ज्ञान दूं और खुद पे मैं पता चले कि हाँ, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई। सो देन आई ज्वाइन अमेजोन। वहाँ भी ऑल्दो 7 months का टेन्योर था, बट लॉट टू लर्न सिक्योरिटी एंड लॉस प्रिवेंशन के अंदर। वो उस टाइम यस, ग्रोइंग सेक्टर था वो, लॉजिस्टिक्स, इन ट्रांजिट इश्यूज, इन फैसिलिटी इश्यूज। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो अमेजोन से मुझे मिली वाज जो अमेजोन के लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं। तो अमेजोन का जब इंडक्शन होता है या अमेजोन का जो इवन इंटरव्यू भी होता है, वो उन 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। और जो ये मतलब हम फौज में OLQs बोलते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने वो बना रखा। एंड चाहे वो फौज के OLQs ले लो या ये चीज़, ये 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स ले लो, कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत काम के हैं। चाहे वो कस्टमर ऑब्सेशन है जो सबसे बड़ा उनका है। इट इज़ नॉट कि कस्टमर इज़ द किंग या कस्टमर इज प्रायोरिटी, नो, कस्टमर ऑब्सेशन। एंड तभी आप देखोगे कि अमेजोन जब शुरू में इंडिया में आया था और काफी टाइम तक अगर कस्टमर ने बोल दिया कि जी मुझे पैकेज नहीं मिला, तो बोले ठीक है नहीं मिला, हाँ, चाहे मिल भी गया वो पैसे वापस कर देते, आंख बंद करके रिफंड कराया। एब्सोल्युटली। उससे क्या हुआ है कि नुकसान तो बहुत हुआ उनको, बट दे वर एबल टू बिल्ड सच अ स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट विद द कस्टमर्स, बिकॉज कस्टमर को आदत ये है कि उसको लड़ना पड़ेगा, उसको झगड़ना पड़ेगा। आज भी मोस्टली ब्रांड्स के साथ आपको ये होता है कि यार मुझे लड़ना है, झगड़ना पड़ेगा अपना रिफंड लेने के लिए या सही प्रोडक्ट लेने के लिए, या प्रोडक्ट खराब खरीद लिया, इन पर्सन भी खरीद लिया तो रिटर्न नहीं होता है। तो वहाँ से लर्निंग रही। एंड देन 2018 में मैंने इन्क्वेस्ट इनकॉर्पोरेट करी, एंड हियर वी आर टुडे। वेरी नाइस, वेरी फैसिनेटिंग जर्नी सर। थैंक यू, एंड लॉट टू लर्न। अभी इन्क्वेस्ट की शुरुआत हो गई है, तो डेफिनेटली सबसे बड़ा चैलेंज तो आपके लिए ये होगा कि पहले तो सस्टेन करना उसको, ऑर्गेनाइजेशन को, फर्स्ट कस्टमर ढूंढना इज द चैलेंजिंग टास्क फॉर एनी एंटरप्रेन्योर। वो कैसे हुआ? सो इसमें कुछ मार्केटिंग टैक्टिक्स जो मैं शेयर करता हूँ कई बार। वन मार्केटिंग टैक्टिक इज दैट परसेप्शन इज रियलिटी। ये प्रियंका चोपड़ा ने एक बार अपनी स्पीच में बोला था और मैं इसको बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ। okay. आप जैसी परसेप्शन क्रिएट करेंगे दुनिया के लिए, वैसी परसेप्शन वही उनके लिए रियलिटी है। तो मैं एक बड़ा ही फनी एंड वेरी इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, 2018 अप्रैल में मैंने कंपनी स्टार्ट करी। मई का महीना हुआ या कुछ होगा, कोई काम नहीं है मेरे पास, एक भी असाइनमेंट नहीं है, एक भी काम नहीं है, और मैंने बेसमेंट लिया हुआ और मैं अकेला बैठा हूँ, कोई पेंट्री बॉय नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं बैठा सोच रहा हूँ कि मैं इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, क्या करूँ। तो पहली चीज़ जो दिमाग में आई, और फिर मैंने लिस्ट ऑफ जो चीज़ें करी, अपने एक्शन पॉइंट्स वो बनाए। फेसबुक, और उस टाइम इंस्टा नहीं इतना था या यूज़ नहीं करता था मैं, फेसबुक काफ़ी यूज़ होता था 2018 में। Correct. तो मैंने फेसबुक पे मैं गया कहीं से, मैंने मान लीजिए किसी भी कंट्री का, आपने पेरिस का उठा लिया या ऑस्ट्रेलिया के किसी छोटे सिटी का या
बड़े सिटी का किसी रेस्टोरेंट का कोई फोटो या कोई रैंडम फोटो आपने किसी रोड का सनराइज हो रहा है वो उठा लिया, मैं उसको फेसबुक पे पोस्ट करता था किसी बढ़िया पॉजिटिव कोट के साथ और चेक इन करता था वहाँ के किसी रेस्टोरेंट में या होटल वर्चुअली। ओके। अब दुनिया को ये लग रहा है कि आप ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हो या पेरिस घूम रहे हो, करेक्ट। नीचे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रही हैं, व्यूज़ आ रहे हैं। व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं जनरली, जितने लोग कमेंट और लाइक करते हैं उससे 10 गुना 20 गुना तो व्यूज़ होते हैं आपके। एंड ये चीज़ मैं हर हफ्ते, हर 10 दिन 20 दिन में मैं एक बार कर देता था। एंड आई रियलाइज्ड कि उससे एक ट्रैक्शन बनना स्टार्ट हुआ। लोगों के कमेंट्स में पढ़ता था, ए कैप्टन यू आर ग्लोब ट्रॉटर, यू आर दिस, यू आर दैट, एंड मैं किसी का रिप्लाई नहीं करता था बिकॉज मुझे पता है मैं वो सच नहीं है वो, तो मैं उसमें एंगेज करूंगा तो फर्दर आगे वो होगा। कभी कभार शायद किसी अगर रिप्लाई किया तो किया, नहीं तो एंड उसको 2-3 घंटे या 1 दिन के बाद डिलीट भी मार दिया। अच्छा। अब उससे होता क्या है कि पीपल स्टार्ट टॉकिंग दैट यू आर राइजिंग, यू आर ग्रोइंग, यू आर राइजिंग, यू आर ग्रोइंग। और जब भी आप राइज और ग्रो करते हो या आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, पीपल वुड वांट टू एसोसिएट विद यू एंड पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू, सो यू आर क्रिएटिंग बज इन द मार्केट। करेक्ट। इट इज समथिंग लाइक पानी रुका हुआ है या गाड़ी रुकी हुई है, आपके तो बिजनेस इज लाइक गाड़ी कि इसको एक बार मुझे चलाना है तो पहले धक्का मारोगे। तो धक्का आप अकेले हो, आप तो मार नहीं सकते, आपके बारे में बात कौन करेगा, आपकी मार्केटिंग कौन करेगा, तो लेट द पीपल डू मार्केटिंग फॉर यू। अरे वो दहिया देखा है, वो ही वाज इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज ट्रैवलिंग हियर, ही इज ट्रैवलिंग देयर, समबडी विल से अरे झूठ है ऐसा, कुछ भी है, पीपल विल टॉक अबाउट यू। करेक्ट। एंड द मोमेंट दे टॉक अबाउट यू, आपकी मार्केटिंग हो गई। तो वहां से शुरुआत, नेगेटिव हो पॉजिटिव, बट डिस्कशन चल रहा है। ये पहली लर्निंग थी। दूसरी, जब भी मैं मीटिंग्स के लिए जाता था तो पीपल वुड आस्क मी हाउ बिग इज योर कंपनी। आई नेवर सेड वी आर अ स्टार्टअप, शुरू से कभी भी। आज बेशक बोल सकते हैं कि हम रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, बट in our briefing या in our profile introduction I never said initially कि we are a startup. Okay. I always said we are a multinational company because हमने tie up किया with not even a single employee in my company. I tied up with the Israeli company. Okay. Tied up with a company in Panama, Singapore. हम सबके contacts हैं. You just need to speak to them. Correct. कि कोई काम आएगा, will work with you. MOU sign करना नहीं करना is a different story, but you tied up. राइट, ठीक है, फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है आपका, कुछ नहीं, बट यू आर अ मल्टीनेशनल कंपनी। सो आई सेड वी आर अ मल्टीनेशनल कंपनी, वी हैव आवर पार्टनर्स इन दीज 5 countries एंड वी हैव अ टीम स्ट्रेंथ ऑफ क्लोज टू 20-25 odd people. नाउ सारी चीज़ें ना हमारे आप इतिहास से उठा लो। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने बोला था जो अनाउंसमेंट करवाने के लिए कि अश्वत्थामा मारा गया। करेक्ट। वो झूठ तो नहीं था तो वो सच। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी टीम में 15-20 लोग हैं, मैंने तो नहीं बोला कि वो ऑन रोल हैं। हाँ, कोई पूछता था ऑन रोल है तो मैं बोल देता नहीं, ऑन रोल नहीं है, कुछ फ्रीलांसर्स हैं, कुछ जो हैं वो वेंडर्स हैं जिनके से मैं काम करवाता हूँ। करेक्ट। अगर उसने नहीं पूछा तो मैंने नहीं बताया। एब्सोल्युटली। तो ये जो चीज़ थी, अब इससे क्या है, आपका ट्रस्ट बिल्डिंग धीरे धीरे काम मिलना स्टार्ट हुआ। और एट द सेम टाइम इट ऑल्सो वर्क्स इन द वे दैट आप खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई रिमेंबर अ टाइम जब 20-25 बोलता था, आई रिमेंबर टाइम जब मैं 40-45 पे आया, फिर हम 60-70 पे आए, फिर हम 80 पे आए, आज की डेट में हम वहाँ पे हैं। What is your strength now? अभी हमारी 80 टचिंग है। आप ऑफिस आइए, यू कम टू द ऑफिस एंड द एंटायर स्टाफ इज देयर, सो द यूनिवर्स इज आल्सो लिसनिंग टू यू। करेक्ट। आप जैसा मैनिफेस्ट करते हैं वैसा आपके साथ होता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप इतना उस चीज़ को बोल रहे हो कि आपको वो फील होना स्टार्ट हो गया। मुझे एक्चुअली में लगता था कई बार कि जब शुरुआत में 25 लोग पीछे बैठे हैं ऑफिस में, ओके, वो एक फीलिंग आपको, हाँ, इतनी बार आपने हो जाता है ना, मेंटल हो जाता। तो ये सेकंड लर्निंग थी। एंड थर्ड, द मोस्ट क्रिटिकल ऑफ कोर्स इज कि जब काम आए, जो काम आए उसको, एंड मार्केट में मैं ऑब्जर्व करता था बिकॉज मैं दोनों साइड रहा हूँ, मैं ऑपरेशंस में खुद रहा इतने साल। करेक्ट। तो मुझे मालूम था कि गैप कहाँ पर है। गैप आता है अगेन वही कथनी करनी वाली कि जब कंसल्टेंट आ रहा है तब तो बहुत बड़ी बातें, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, पर जब एक्चुअल डिलीवरी की बात आती है तो उसमें गैप होता है। और गैप किस तरह का होता है? एक तो होता है डिलीवरी का गैप कि जी आपने ये बोला था, आपने ये डिलीवर किया, देयर इज अ गैप। सेकेंड गैप होता है कम्युनिकेशन का कि सर आपने ये कमिट किया था और आपने ये डिलीवर किया, चलो मान लिया डिलीवर किया, बट आपने ना तो टाइमली बताया ना कुछ। सो वी रियलाइज दैट, और मैं कई बार अपने वेंडर्स को, जब मैं ऑपरेशंस में था तो वेंडर्स को बोलता भी था कि आई अंडरस्टैंड जिस डोमेन में हम लोग हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशंस है, चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड हम कुछ काम कर रहे हैं, कि कई बार वो पॉसिबल नहीं हो पाता जो आपने इनिशियली स्कोप डिसाइड करी है। राइट। बट एटलीस्ट यू कम्युनिकेट इन बिटवीन कि देर आर चैलेंजेस, देर आर थिंग्स दैट वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ और विच आर अनअवॉइडेबल, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं। तो आप अगर वो कम्युनिकेट कर दोगे देन वी कैन टेक सम एप्रोप्रिएट एक्शंस एंड द स्कोप कैन बी रीडिजाइन्ड। आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो वो बताओगे नहीं तो आदमी तो ये इसी इंप्रेशन में है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि कम्युनिकेशन। एंड लोग बहुत हेजिटेट करते हैं कि एक फोन उठा के क्लाइंट को बोलने में, क्योंकि क्लाइंट है नहीं, ये थोड़ा सा है बहुत यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें रियलाइज हुई कि जब क्लाइंट ने काम दे दिया तो उसके साथ फिर उस तरीके से काम कर रहा है कि बिल्कुल आप उसके साथ पार्टनर बन के, उसका टीम मेंबर बन के
आप उसको काम डिलीवर करते हो, Correct, बिकॉज correct. उसको उसके पास आगे स्टेक होल्डर्स हैं, उसके आगे सुपीरियर्स हैं जिनको रिपोर्ट कर रहा है, जहाँ से उसने मैंडेट की अप्रूवल ली है, Right, तो ही इज आंसरेबल टू पीपल इन द कंपनी. right, right, तो यू हैव टू सपोर्ट हिम. right. इट इज़ नॉट कि मेरा बिजनेस है, मैंने पैसे ले लिए, अब मेरा हो गया, थैंक यू, नो. तो उस चीज़ ने बहुत बेनिफिट दिया हमारे को. तो बहुत सारी, इनफैक्ट जब मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी तो एक हमारे क्लाइंट हैं, आई विल नॉट नेम, हमारे जो पहले क्लाइंट थे, एंड तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि प्रवीण एक इन्वेस्टिगेशन करनी है. तो मैंने कहा सर हो जाएगी, बट मेरी कंपनी अभी मैंने CEO को दे रखे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो इनकॉर्पोरेट होने में भी लगेगा 2 हफ्ते. कहते डजेंट मैटर, वी नो यू, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती रहेगी, जब वो होगी तब आपने इनवॉइस तो बाद में रेज करना है काम के बाद, तो आप उस टाइम इनवॉइस रेज कर देना. तो मेरे हाथ में 2-3 प्रोजेक्ट्स थे बिफोर स्टार्टिंग द कंपनी, ओनली बिकॉज ऑफ द पास्ट ट्रस्ट दैट वाज देयर. तो खत्म हो गया, फिर बीच में खाली बैठे हुए थे, तो वो चलता रहता था. तो शुरुआत वाज उस तरह से रही. और इन्वेस्टिगेशन का केसेस का थोड़ा ये चैलेंज रहता है दैट इट इज समथिंग लाइक कुआं खोदो पानी पियो टाइप्स, पर उसकी ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग है. तो इसलिए हमने फिर बाद में धीरे धीरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स सेट करे. बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस का अलग है, ब्रांड प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट अलग है, सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट का एक अलग सेगमेंट है, ऑडिट्स, ट्रेनिंग्स, एंड लाइकवाइज द एंटायर स्ट्रक्चर, एंटायर कंपनी केम अप. वेरी नाइस लर्निंग है जो आपने 3-4 लर्निंग बताई हैं. एंड बहुत कम लोग इस डायरेक्शन में सोचते हैं कि आपको कैसे आपका वो शुरू करते हैं, सबके मन में होता है, बट दीज आर वेरी क्रिस्प एंड क्लियर लर्निंग फॉर द पीपल कि आप जब तक आप अपने आप पे ट्रस्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को, तभी आपके पास. तो सर मूव करते हैं आपके अभी स्टोरीज के ऊपर. जी, आपने जैसे बताया कि इन्वेस्टिगेशन का आपके पास केस आया. सबसे पहले तो जानेंगे कि ऐसी कौन सी वियर्ड इन्वेस्टिगेशन जो आपने की, जो आपको लगा कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और वो एक अलग ही डायरेक्शन में निकल गया कॉर्पोरेट में. एंड चैलेंजेस क्या है आपके, क्योंकि पुलिस और इनके लिए बहुत आसान होता है इन्वेस्टिगेट करना, बिकॉज उनके पास अथॉरिटी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं. लेकिन जब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रहता है तो पीपल डू नॉट टेक देम सीरियसली. राइट. और जब चैलेंजेस तब और बढ़ जाता है. ठीक है, आप एक कॉर्पोरेट में कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन, तो आपको पूरी सपोर्ट मिलती है मैनेजमेंट की तरफ से, सबकी तरफ से. लेकिन जब आप ओपन एनवायरनमेंट में जाते हो, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक कंपनी, राइट, उसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. करेक्ट. क्योंकि आप फिर ओपन खुले समंदर में चले जाते हो जी, और जहाँ पे आप पे थ्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. यस. तो उसके बारे में आप बताइए सर कुछ. देखो, वियर्ड स्टोरीज या वियर्ड केसेस तो नहीं कह सकता, और मे बी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट इंटरेस्टिंग केसेस या जो शॉकिंग केसेस होते हैं, तो हमारे पास देयर इज़ काफ़ी बड़ा लेंथ एंड ब्रेड्थ में केसेस हैं जो मैनेज करते हैं. ओके. प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस का एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस का है. लार्जली हम लोग कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. इनिशियली हमने काम जो स्टार्ट किया था वो कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस को ही ध्यान में रख के किया था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस में इंडिया में अभी रेगुलेशंस या ज़्यादा नहीं है, और जैसे बाकी कंट्रीज़ के अंदर, यूएस में या बाकी और बहुत कंट्रीज़ के अंदर लाइसेंसेस दिए जाते हैं. अच्छा. स्टेट वाइज PI लाइसेंस मिलता है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लाइसेंस. ओके. इंडिया में भी शायद कुछ आने वाले समय में शायद कभी ये चीज़ होगी, बट फिलहाल नहीं है. उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी डिटेक्टिव एजेंसीज बनी हुई हैं, छोटी छोटी. आप कहीं भी ढूंढेंगे, किसी भी सिटी में, आप एरिया में, सबर्ब्स में आपको ये डिटेक्टिव एजेंसीज मिल जाती हैं. अनफॉर्चुनेटली जब आप PI का काम उठाते हो तो यू आर कंपेयर्ड विद दोज डिटेक्टिव एजेंसीज, ओके, विच जो हम नहीं चाहते थे, बिकॉज हमें पता है कि हम किस प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करेंगे, तो इसलिए वी अवॉइडेड. इन्वेस्टिगेशंस एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही जिम्मेदार प्रोफेशन है. एब्सोल्युटली. आप जग्गा जासूस बना रहे हो आप, और बहुत सारा फन इज़ फाइन, फन अपनी जगह पे है, हर चीज़ में फन होना चाहिए. लाइफ कैन नॉट बी बोरिंग एंड डल. पर एट द सेम टाइम ये एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर इसको टीचर्स के साथ आप देखो या बाकी कुछ ऐसे प्रोफेशंस के साथ देखा जाए, कि अगर एक इन्वेस्टिगेटर अपना काम ढंग से करे तो बहुत कुछ बदल सकता है. चाहे वो इन्वेस्टिगेशंस आपकी गवर्नमेंट बॉडीज़ कर रही हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशंस आपकी प्राइवेट बॉडीज़ कर रही हैं. और अगर गवर्नमेंट बॉडीज़ और ये सब मिलके करें तो बहुत सारा सिस्टम जो है आपका 80% के करीब आपका सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो सकता है. अब जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं उसमें तो मैं जो बता रहा था कि हमने PI स्टार्ट नहीं किया था. स्टार्ट करने का कारण यही बना कि हमारे पास कुछ रेफरेंस के केसेस आए, कुछ फैमिलीज़ के केसेस आए, कुछ डिवोर्स मैटर्स आए, एंड वहाँ वी रियलाइज्ड कि अगर हम नहीं करते तो जो लोग डिटेक्टिव एजेंसीज़ के, या मैं नहीं कहूँगा कि सारी डिटेक्टिव एजेंसीज़ ख़राब हैं, देयर आर अच्छे भी हैं जो प्रोफेशनली काम करती हैं, बट काफ़ी सारी हैं जो पैसा भी ले लिया, 100% एडवांस भी ले लिया, और डिलीवरी वो दी नहीं जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी थी. तो वहाँ पे दिक्कत है.
जो प्रोफेशनली काम कर रही हैं दे आर डूइंग गुड जॉब. ओके. बट क्योंकि ये एरिया रेगुलेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें जो फाइंडिंग्स हैं वो क्लियर नहीं है. करेक्ट. और एक स्कोप का क्लैरिटी उस लेवल का नहीं है कि जी क्या निकल के आएगा, क्योंकि आप काम कर रहे हो बेस्ट एफर्ट बेसिस के ऊपर. आपने मुझे बोला जी मुझे सस्पिशन है, आपको शक है कि किसी का आपस में कोई रिलेशनशिप चल रहा है एंड वो इस्टेब्लिश करना है. अब एज इन्वेस्टिगेटर, एज जनरली जो डिफरेंस बताऊंगा मैं अप्रोच में, कि अगर कोई उस तरह की अनप्रोफेशनल डिटेक्टिव एजेंसी होगी, वो बोलेगी हाँ जी कर देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इतने दिन सर्वेलेंस करेंगे, आपको ये सब ला के दे देंगे, इतनी फीस लगेगी, 100% एडवांस दीजिए. नाउ द राइट वे टू अप्रोच इज़, जो प्रोफेशनल एजेंसीज करती हैं, इज़ दैट दे गिव अवेयरनेस टू द क्लाइंट कि सर देखिए ऐसा है, इस केस के अंदर क्या लीगल है क्या इलीगल है, पहले वो समझ लीजिए. दूसरी चीज़, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि जी आप चांद बोलोगे मैं चांद तो तारे तोड़ के ले आऊँगा एंड ऑल दैट, बिकॉज किसी की पर्सनल लाइफ में कौन कमरे में जाके क्या कर रहा है, यू कैन नॉट गेट दोज वीडियोज एंड यू शुड नॉट. मेरे हिसाब से ऑब्वियसली सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं और बहुत तरीके हैं उस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के, और किस लेवल तक आप उन चीज़ों को लॉ के विद इन द लॉ के प्रिव्यू में आप उसको इस्टेब्लिश कर सकते हो, उसकी भी लिमिटेशंस हैं. तो वो गाइड करना. दूसरी ये भी चीज़ होती है कि आपने कई बार एविडेंस भी गैदर कर लिया बस, बट उस एविडेंस की एडमिसिबिलिटी कोर्ट ऑफ लॉ में कितनी है, करेक्ट, वो भी समझने की ज़रूरी है. तो इन सब चीज़ों के लिए जब आप अवेयर करते हो क्लाइंट को, तो क्लाइंट अंडरस्टैंड्स कि हाँ जी ये तो बात सही है आपकी. एंड देन यू, सो हम कई बार ये पूछते हैं कि सर आपको एविडेंस क्या चाहिए, आप ये बताइए फॉर योर केस, एंड देन यू वर्क ऑन दैट. करेक्ट. यू जस्ट शुड नॉट स्टार्ट कि भाई काम आया, ओके फीस लिया एंड यू स्टार्ट ऑफ. करेक्ट. वन नीड्स टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स. नाउ अनफॉर्चुनेट केस था एक जो बैंगलोर सिटी का रहा है, वेयर वेरी यंग बॉय ही हैड कमिटेड सुसाइड. ओके. एंड वेल टू डू फैमिली, द लेडी इज़ अ सिंगल मदर. मैम रीच्ड आउट टू अस थ्रू हमारे जो सिक्योरिटी फ्रेटर्निटी है उसी के थ्रू, एंड शी वॉज नॉट हैप्पी विद द पुलिस इन्वेस्टिगेशन. सो शी रीच्ड आउट कि भाई मुझे इसको पैरेलली इन्वेस्टिगेट करवाना है. हमने उसको केस को उठाया और उस केस को मोर देन अ केस, बिकॉज वी अंडरस्टूड एंड वी रियलाइज्ड कि माँ की क्या एगनी है, क्या उनकी क्या उनका पेन है उस टाइम पे, एंड वी इन्वेस्टिगेटेड दैट केस. तो उसको हमने बहुत कई एंगल से जब उस केस को रिव्यू किया, हमारी फॉरेंसिक टीम ने, अलग अलग टीम मेंबर्स ने डिफरेंट एरियाज़ में उस बच्चे के लॉग्स रिव्यू किए कि अगर रात को 3 या 4 बजे का एलिजेड सुसाइड बताया गया था, एंड वो बैंगलोर में पीजी में रहता था, एंड अब 3 बजे या 4 बजे अगर किसी ने सुसाइड कमिट किया है और वो 2-2:30 बजे तक म्यूज़िक कंपोज कर रहा है, और थोड़ी देर पहले उसने रिसर्च करी है कि ही इज़ लुकिंग फॉर सम होटल और सम प्लेस टू हैव सम स्पेंड सम हॉलीडेज और गो आउट विद सम फ्रेंड्स, वो स्टेट ऑफ माइंड में है ही नहीं कि वो सुसाइड कमिट करेगा. नंबर 1. एब्सोल्युटली. नंबर 2, जो बहुत ही ग्लेरिंग एविडेंस था कि जो पीजी के अंदर जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे, उन कैमरास में सभी कैमरास की फुटेज, तो ये इंसिडेंट रात को जिस भी टाइम हुआ, अर्ली मॉर्निंग जिस भी टाइम हुआ, जब हमने पूरा डिटेल्स निकाली तो पता लगा कि उस बच्चे के रूम में उसके 3 और वहीं पर जो पीजी में साथ में बच्चे रहते थे, इन सब लोगों ने वहाँ बैठ के बियर पी थी. एंड ये इन्होंने बोला कि हमने 11-12 बजे तक बियर पी, उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए. एंड हमें नहीं मालूम सुबह जो भी न्यूज़ आई, अनफॉर्चुनेट वो न्यूज़ रही. सारे कैमरास की फुटेजेस जब रिव्यू की गई, उसमें निकला कि सब फुटेजेस A to Z हैं, पूरी रात की पूरी सुबह की सारी फुटेजेस हैं. राइट. सिर्फ एक फुटेज जो कि उस लॉबी की है जिसमें इस बच्चे का कमरा है और दरवाज़ा दिख रहा है, रात को 11:55 से सुबह 5 बजे तक की फुटेज गायब है. और ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया. ये एक बहुत बड़ा एविडेंस था. फिर फॉरेंसिकली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, क्योंकि तब तक बच्चा तो उसको तो बॉडी को तो उन्होंने लास्ट राइट्स हो गए थे. जब हमने उन रिकॉर्ड्स को हमारी टीम ने रिव्यू करा तो उसमें भी बहुत गैप्स निकले. ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी पिक्चर्स वर नॉट क्लिक प्रॉपरली, डिटेल्स वर नॉट टेकन प्रॉपरली, फॉरेंसिकली रूम को सिक्योर नहीं किया गया प्रॉपरली, फिंगरप्रिंट्स प्रॉपरली नहीं कैप्चर किए गए, और बहुत सारी चीज़ें निकल के आई. उसमें एक और जो एंगल जो मैम ने हमें बताया वो वाज दैट बच्चे का एक प्रोफेसर था जो कि उनको काफ़ी सारा जो सेक्सुअल कंटेंट होता है, मटेरियल, और उससे रिलेटेड उनके साथ बातें करना, अच्छा, उनको एनकरेज करना इन सब चीज़ों की तरफ, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा उन बच्चों को और पूरे ही सारे बच्चों को पुश करता रहता था. एंड तो इनिशियली हमें लगा कि मैम इसमें क्या एंगल हो सकता है,
तो देन शी सेड कि वो नहीं, उसने बहुत ज़्यादा, और बच्चों ने शायद एक आध बार शिकायत भी लगाई, कुछ बच्चों ने बताया भी कि भी ही टॉक्स टू मच अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड इन सब चीज़ों में। बाद में पता लगा कि इस बच्चे को उस प्रोफेसर ने एक बुक, ई बुक या कुछ इनको दिया था रीडिंग मटेरियल के तौर पे, एंड उसमें कुछ एक नया चीज़ निकल के आया विच वॉज एसी फिक्सेशन। अभी एसी फिक्सेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है इंडिया में, लेकिन अगर आप इसको गूगल करेंगे, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे व्हाट इज़ एसी फिक्सेशन। एसी फिक्सेशन सेक्सुअल प्लेजर के जो वर्ल्ड है उसके अंदर माना जाता है कि जब वो गला किसी का आप उस लेवल तक दबाते हैं या लोग अपना गला खुद दबाते हैं उस लेवल तक, और वो पीक पे ले आके लास्ट में छोड़ देते हैं, माय गॉड, उससे वो कहते हैं कि उनको एक अलग लेवल का सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। माय गॉडनेस, दैट इज कॉल्ड एसी फिक्सेशन। एसी फिक्सेशन बेसिकली गला दबाने से रिलेटेड है, तो उसको कहीं ना कहीं उन्होंने सेक्सुअल प्लेजर के साथ लिंकअप करके उसको वहाँ पे बना दिया, एंड पीपल एक्सपेरिमेंट एंड दिस दैट, और इस एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में काफ़ी यंगस्टर्स जो है दे लॉस्ट देयर लाइव्स आल्सो। तो वो भी एक एंगल था। तो हमने मल्टीपल एंगल्स में इसको एक्सप्लोर करा और उसकी जो फाइंडिंग्स आई थी वो सबमिट करी, एंड वी हेल्प मैम विद द पुलिस साइड आल्सो। तो मैं उसमें ज़्यादा चीज़ें अभी डाइवर्ज नहीं कर सकता, बट शी वाज उसमें बाद में कुछ अरेस्ट्स भी हुए, तो केस फाइल दोबारा ओपन हुई, लोग अरेस्ट हुए और काफ़ी कुछ हुआ उसके अंदर। तो दैट वाज वन केस। और कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जब हम इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास आती हैं, एंड एज आई सेड सैड इंसिडेंट, बहुत बुरा लगता है, वी कांट एम्पैथाइज because then we will not be able to, हम फिर अपना वो प्रोफेशन ढंग से नहीं, absolutely you cannot be empathized to anyone, cannot be, we have to be professional enough। उस टाइम पे ये चीज़ लगती है प्रोफेशनली जो हमें कि it is a duty and we feel that we have been empowered in a way that अगर हम किसी को जस्टिस दिलाने में हेल्प कर सकें। करेक्ट। और इस तरह के जब केसेस होते हैं जहाँ फाइल्स ओपन होती हैं, बहुत केसेस होते हैं जहाँ फाइल्स री ओपन होती हैं, केस री इन्वेस्टिगेट होता है, हमारी दी हुई फाइंडिंग्स को यूज़ करके केस को री ओपन करवाया गया, और जो भी आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन था जो विक्टिम की फैमिली या विक्टिम को जैसा भी है चाहिए वो सारा मिला है फिर लोगों को। तो वहाँ बहुत प्राउड फील होता है कि इस प्रोफेशन के अंदर है। दैट्स व्हाई से कि ये प्रोफेशन को अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट और उतना ज़्यादा रिकग्निशन या वो नहीं मिला है। अभी भी उसको एक डिटेक्टिव के तौर पे और थोड़ा सा फन साइड में ज़्यादा लिया जाता है, रादर देन अ सीरियस प्रोफेशन विच कैन एक्चुअली हेल्प द सोसाइटी एट लार्ज, द कंट्री एट लार्ज इन अ बिग वे। एंड वही चीज़ आई थिंक चाहे वो CBI है या आपका बाकी जो बॉडीज़ हैं जो इन्वेस्टिगेट करती हैं एट गवर्नमेंट लेवल, दे इफ़ दे यू नो ऑब्वियसली प्रोफेशनली वो जैसा भी कर रही हैं, तो उसमें अगर और बेटर होगा, करेक्ट, तो इट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। व्हाट डू यू थिंक सर, जो हमारी इंडियन एजेंसीज हैं या प्राइवेट जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, और फॉरेन में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है इफ़ यू सी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स का, करेक्ट, सो हाउ डू यू सी दोज डिफरेंसेस? आई मीन कैसा है वहाँ पे, मतलब डिफरेंस व्हेन आई आस्क, क्योंकि आप कैसे देखते हैं कि लोग यहाँ पे जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को कैसे उनका परसेप्शन है और वेस्ट में कैसे परसेप्शन? देखिए परसेप्शन का है मेजरली इट इज़ अबाउट सोसाइटी। कोई भी परसेप्शन जो बनता है, हमारी सोसाइटी का लार्जर परसेप्शन है कि जो आपकी जिस तरीके से आपकी पूरी सोसाइटी बनी हुई है उसी हिसाब से परसेप्शन है। वहाँ की सोसाइटी का पूरा जो कल्चर है, उनकी जो सोसाइटी है वैसी बनी हुई है कि किसी भी कंट्री को आप देखते हैं बाहर, हर प्रोफेशन का की अपनी एक इज्जत है। अगर एक जेनेटर भी है तो उसकी भी इज्जत है, अगर कोई पेट्रोल पंप या कहीं पे भी कुछ काम कर रहा है, वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में हम जजमेंटल हैं बहुत ज़्यादा, और इस चीज़ के बारे में मैं काफ़ी वोकल हूँ कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा जज करते हैं कि अच्छा, और हमारी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अच्छा इस काम में तो ऐसे इतना ही तो करना है, या ऐसा करना है वैसा करना है। उसमें हम उस चीज़ को प्रोफेशनली नहीं समझते हैं कि भाई एक प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन की अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इस प्रोफेशन के अपने रिस्क इन्वॉल्व हैं, इस प्रोफेशन के अंदर बहुत सारे इंट्रिकेसीज़ हैं जो आपको नहीं पता हैं। आपको लगता है कि आप जग्गा जासूस बन के किसी का पीछा करना और ये काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि अगर पीछा करना है, नहीं करना है, लेडी है, कौन कर सकता है, क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, क्या नहीं निकालनी है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है। सो वो सारी चीज़ें जो समझनी होती हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस मैटर्स के साथ ही वो चीज़ आती है। Absolutely. तो ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोग समझते नहीं हैं, बट द ट्रेंड इज़ चेंजिंग। बहुत सारे क्लाइंट्स जो हमारे पास आते हैं, बिकॉज हम काफ़ी फिल्टर करके क्लाइंट्स को लेते हैं कि नहीं आज किसी से मेरी वही बात हो रही थी दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू लर्न टू से नो।
एब्सोल्युटली, तो बट यू हम- नेवर नो द इंटेंट ऑफ द पर्सन आल्सो। वो भी है, और दूसरा हर केस उठाने से आप अब जैसे हमारी जो टीम है, मुझे असल मैं मानता हूँ कि मेरी जो टीम है उनके टाइम की बहुत वैल्यू है। और मुझे पता है कि मेरी टीम, क्योंकि मैं टोन फ्रॉम द टॉप मैंने वही सेट की हुई है, हमने कई बार पैसा रिटर्न भी किया है। अच्छा, क्लाइंट ने अगर मैं नहीं अगर रिजल्ट दे पाया, एक थे एजेड अंकल आंटी एंड उनको अपने बेटे से रिलेटेड उसका कुछ डिवोर्स केस चल रहा था एंड माई टीम वॉज नॉट एबल टू डिलीवर एंड कुछ हमने जो भी एडवांस उनसे लिया था, 50% एडवांस हम जनरली लेते हैं अपने केसेस में, एंड अंकल वॉज नॉट हैप्पी, सेड दो हमने डिलीवर करा एंड ही वॉज लाइक कि नहीं ऐसा है वैसा है। मैंने कोई बात नहीं अंकल, इट्स फाइन। बहुत सारे केसेस में हम फीस लेते ही नहीं है। अच्छा, मैं जनरली गाइड कर देता हूँ कि आप ऐसा ऐसा कर लीजिए, ये कुछ तरीके हैं, अपने लेवल पे कर लोगे, आप खुद ही निकाल लोगे। जहाँ हमें लगता है थोड़ा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, करेक्ट, या लेडी के पास उतना पैसा नहीं है, या कोई और चैलेंजेस हैं। बट जहाँ पे हमें होता है कि केसेस में द क्लाइंट हैज़ द फाइनेंशियल बैंडविड्थ और वो स्पेंड करने को तैयार है, बजट है, बिकॉज आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, करेक्ट, एंड इफ आई एम डिलीवरिंग क्वालिटी देन आई चार्ज अकॉर्डिंगली। तो वो हमारा वो चीज़ एक रहती है। तो उसमें जो क्लाइंट्स आते हैं वो क्लाइंट्स भी समझदार होते हैं, उनको भी पता है कि इफ़ दे आर स्पेंडिंग उनको वो क्वालिटी भी मिलेगी, एंड दे आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड। जब हम पूरा डिटेल उनको समझाते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या हमारा अप्रोच है, क्या मेथडोलॉजी है, करेक्ट, फाइनल डिलीवरी क्या होगा, आउटकम क्या होगा, क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको, क्या नहीं, कोर्ट में एडमिसिबिलिटी लेवल क्या है, ऑल दोस थिंग्स, तो वो पूरा उनको उस लेवल पे क्लैरिटी दी जाती है। शुरुआत कई बार होता है, बोलते हैं हम साफ कि ये मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, आप ये चीज़ मांग रहे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे टू गेट यू, बट देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि ये ना भी निकले, एंड देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि कुछ और निकले, करेक्ट। तो आप उस चीज़ के लिए तैयार ही, बिकॉज अगर आपको ये चीज़ कंफर्म होती तो आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहे। एब्सोल्युटली, तो वो सारी चीज़ रहती है उस तरह। तो सर, कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हैं, किस टाइप के आपके पास केसेस आते हैं? कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस बहुत वास्ट है। जनरली एथिक्स एंड कंप्लायंस के अंडर मल्टीपल फैसेट्स हैं इन्वेस्टिगेशंस के। अगर हम बात करें, सबसे कॉमन किकबैक्स, करप्शन, ब्राइबरी, अच्छा, सबसे कॉमन केसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बिजनेस फंक्शंस हैं, सेल्स है, प्रोक्योरमेंट है। तो अब जनरली लोगों का एक परसेप्शन है कि प्रोक्योरमेंट वाला ही पैसे कमाता होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, या एडमिन या सिक्योरिटी वाला पैसे कमाता होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, यूज़र डिपार्टमेंट्स, मैं एक इंटरेस्टिंग केस आपको बताता हूँ। एक टेलीकॉम कंपनी का केस था, और जब वो इन्वेस्टिगेशन हमने करी, जहाँ से भी हमारे पास जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, स्टार्ट कहीं से हुआ था और हम पहुँचे कहीं पे, और काफ़ी बड़ा उसमें निकल के आया, काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे। एक जो इंजीनियर था जिसका कि बहुत ही लोअर लेवल का रोल था, उस इंजीनियर का रोल था कि जो फाइबर ऑप्टिक जो केबल है वो बिछनी है या जो भी होना है, तो उसका कुछ डिज़ाइन में वो इन्वॉल्व था जिस लेवल पे। अब उस डिज़ाइन के अंदर जो डिज़ाइन बनना है कि उसी डिज़ाइन के हिसाब से फिर या उसी रूट पे केबल डलेगी। तो कई बार क्या होता है कि आपके जहाँ जिस रूट पे केबल डलनी है, बिकॉज केबल या तो अंडरग्राउंड है या जैसा भी केबल डाल रहे हो, उसमें चैलेंजेस होंगे, करेक्ट, कहीं पाइपलाइंस आ गई, कहीं कुछ आ गया, कहीं कुछ आ गया। तो वो डिज़ाइनर के ऊपर है कि वो अपना रिसर्च करके उसका रास्ता पूरा डिज़ाइन करेगा। उस डिज़ाइनर ने ही वॉज कनाइविंग विद जो केबल सप्लायर था, अच्छा, उनके साथ साठगांठ करके, जहाँ आपका 100 किलोमीटर का केबल डलना था वो 300 किलोमीटर का केबल हो गया। माय गॉड, क्योंकि वो डिज़ाइन में उसने चेंजेस कर दिए कि ये रूट में ले जाने की बजाय यहाँ कुछ चैलेंजेस दिखा दो, तो यहाँ से ये रूट बढ़ा दिया आपने, सीधे आपके 50 किलोमीटर यहाँ बढ़ गए, थोड़े किलोमीटर्स वहाँ बढ़ा दो, थोड़े यहाँ बढ़ा दो। और तो अपॉर्चुनिटी जो कॉर्पोरेट के अंदर है, हर इंसान के पास अपॉर्चुनिटी है। मैं टिपिकली जो डोनाल्ड क्रेसी का फ्रॉड ट्रायंगल या ट्रायंगल जो मैंने बात करी थी, फेमस, उसमें वही आता है कि आपका रैशनलाइजेशन, मोटिवेशन और कैपेबिलिटी, ये तो सब्जेक्टिव है। रैशनलाइजेशन, हर आदमी आज की डेट में एथिकल मॉरल्स तो जनरली सबके डाइल्यूट हो चुके हैं, तो रैशनलाइजेशन तो बची नहीं है। मोटिवेशन, सबको पैसा चाहिए, फास्ट चाहिए, पेशेंस है नहीं, एंड थर्ड इज कैपेबिलिटी। ना कैपेबिलिटी अगर किसी में है करने की, तो वो जिसकी जहाँ कैपेबिलिटी है वो कर रहा है। और चौथी जो सबसे मेन है, जो कॉर्पोरेट जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे है, इज अपॉर्चुनिटी। तो अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई और उसमें वो काबिलियत भी है, तो वो कर देगा काम। तो जब मेरे से कोई पूछता है कि जी किस एरिया में फ्रॉड ज़्यादा होते हैं, तो मैं बोलता हूँ पान वाले से लेके अदानी अंबानी तक, उनके बीच में जितना स्पैन आप देख सकते हो, जो वाइड कवरेज, सब में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हर जगह पे फ्रॉड्स हैं, और हर जगह पे
मैनिपुलेशंस या किसी न किसी लेवल का आप कुछ ना कुछ मैनिपुलेट किस तरह से करके पीपल आर मेकिंग मनी और कैन मेक मनी। ओके। नाउ जो कॉफ़ी और टी मेकिंग मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका जो नोजल रहता है उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पाउडर गिरता है हर कॉफ़ी में। ओके। राइट। अगर जो टी और कॉफ़ी मेकिंग मशीन का जो ओनर है या जिस कंपनी ने वो सप्लाई करी है, उनको वो कॉफ़ी मेकिंग मशीन से पैसा नहीं मिलता। कई बार तो मशीन तो फ्री में लगा के जाते हैं, उनको पैसा ज़्यादा कमाते हैं वो कंज्यूमेबल्स पे, जो हर दिन जो पाउडर के पाउचेस आ रहे हैं, मिल्क पाउडर के या बाकी चीज़ों के, उस पर वो पैसा कमा रहे हैं। दे विल गिव let's say 1,000 rupees extra to the pantry boy or to the person who's looking after that। किस चीज़ के लिए? कि जो नोजल है, बिकॉज वो स्टीम की वजह से वो नोजल जो है वो नैरो हो जाती है, तो पाउडर कम आता है। उस नोजल को डेली साफ करो, पाउडर ज़्यादा जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ तक भी सोचते हैं? यहाँ तक भी सोचते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे लेवल पे आप जाओगे तो अपॉर्चुनिटीज़ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दैट हाउ पीपल मेक मनी। जैसे अभी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली हैं, और ये रीज़न भी हो सकते हैं कि कैपेबिलिटीज़ है, पोजीशन है, पावर है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एंगल्स आ जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि अभी भी कुछ रिसेंट में कुछ केसेस आए हैं, आपने भी सुना होगा, आई डोंट वांट टू नेम द ऑर्गेनाइजेशंस, बट बहुत टॉप लेवल बीपी लेवल के लोग, दे वर इन्वॉल्वड इन सम हायरिंग स्कैम्स, इफ यू हर्ड दोज थिंग। तो ये जब इस लेवल की जब चीज़ें होती हैं, कंपनी को भी पता, ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि भाई हाँ ये हमारे साथ हो रहा है, एंड जो फाइंडिंग्स आप करते हैं और जो आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसके बाद उस लेवल के एक्शंस क्यों नहीं होते? आपने भी देखा होगा और आपके पास भी फीडबैक्स तो आते होंगे, उस लेवल के एक्शंस क्यों नहीं होते? क्या आपको चैलेंजेस लगते हैं उसमें? देखिए, एज इन्वेस्टिगेटर्स आपका रोल है टू इन्वेस्टिगेट अ मैटर। आप RCA करते हो, रूट कॉज एनालिसिस करते हो, आप ये देखते हो कि किसने किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया, कहाँ किया, वो सारी डिटेल निकाल के मैं अपनी रिपोर्ट मैनेजमेंट को, अगर मैं एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेटर हूँ या मैं इंटरनल इन्वेस्टिगेटर हूँ ऑर्गेनाइजेशन का, मैं अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता हूँ मैनेजमेंट को। ओके। अब मैनेजमेंट उसके ऊपर क्या कॉल लेती है और क्यों कॉल लेती है, वो सारा चीज़ जाता है एक ही चीज़ के ऊपर कि वो जो कंपनी है उसको ड्राइविंग, उसके जो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। तो मैंने बहुत पहले एक, मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा, वहाँ मैंने इन्वेस्टिगेशन करी और मैं बड़ा होपफुल था। मैंने किसी डिपार्टमेंट हेड के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करी और 3 करोड़ का फ्रॉड पकड़ा, और बहुत ही क्लियर डायरेक्ट एविडेंसेस के साथ पकड़ा। अच्छा। कि इस केस में तो जेल तक हो सकती है अगर कंपनी ढंग से एक्शन ले। ओके। द लीस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग वाज दैट द पर्सन विल बी फायर्ड विद इन सम टाइम। उस बंदे को सिर्फ कंपनी ने वार्निंग दी और छोड़ दिया। तो मैं जब अपने मैनेजर के साथ बैठा कि सर ये क्या हुआ, तो मुझे मेरे मैनेजर ने समझाया कि देखो प्रवीण, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक नॉन लिविंग एंटिटी है। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ लिविंग एंटिटी। व्हाट इज़ द एम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? कोई भी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्ट हुई है उसका एम क्या है? उसका एम चैरिटी नहीं है, उसका एम समाज सेवा नहीं है, उसका एम आपके सोसाइटी के एथिकल एलिमेंट्स को, इंटेग्रिटी को, बाकी चीज़ों को लेके कोई उसका लेना देना नहीं है उससे। द ऑर्गेनाइजेशन और अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इज देयर टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स, एंड द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर जो चीज़ फिट बैठती है वो उसी हिसाब से एक्शन लेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ने जब देखा कि इस इंसान का, जिसका मैंने 3 करोड़ का फ्रॉड पकड़ा और वो 1 करोड़ की सैलरी पे है, तो और अगर उसको फायर करते हैं, सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन लुक्स एट, वो देखती है कि मैं अगर ये स्टेप लूँगा तो मेरे को क्या मेरे रिपरकशंस हैं, अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ तो क्या रिपरकशंस हैं। करेक्ट। तो अगर उसको फायर करते हैं, उसकी हायरिंग में बहुत डिफिकल्टी है, बिकॉज वो बहुत ही सीनियर रोल है और इतनी ईजिली उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, दैट पर्सन इज डूइंग प्रोफेशनली अ गुड जॉब, कंपनी के लिए बिजनेस लेके आ रहा है या ला सकता है, या बहुत बढ़िया कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उस प्रोजेक्ट के अंदर उसने बिल्कुल वो क्रूशल स्टेज पे वो प्रोजेक्ट बैठा हुआ है। Correct. तो ये सारे जब फैक्टर्स आप कंबाइन करते हो तो कंपनी बोलती है ठीक है, इसको वार्निंग दो, इसको बोलो भैया अगली बार करोगे तो ऐसा ऐसा जो भी आपने वार्निंग में डाला है। एंड नाउ बेटर आपके लिए कि जो नया आएगा वो नए से अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। अभी पुराना, आपने पुराने को पकड़ भी लिया तो कम से कम 1 साल तक तो ये चू नहीं करेगा। करेक्ट है। सो द ऑर्गेनाइजेशंस पर्सपेक्टिव इज दैट while you cannot kill the opportunity, there are certain areas जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज नहीं खत्म कर सकते, आपकी डिपेंडेंसी ह्यूमंस के ऊपर रहेगी ही रहेगी, बिकॉज 100% नहीं आप कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर सकते। Absolutely. तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में जो हमारे रिस्क मैनेजमेंट के जो स्टेप्स है उसमें लास्ट में जो आपका रेजिडुअल रिस्क और एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क वाली जो बात आती है, तो ये उसमें आ जाता है। तो दिस इज वेयर यू एक्सेप्ट द रिस्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन, बट यू हैव टेकन योर स्टेप्स जो भी आप इंटरनली ले सकते हो, ऑफ वार्निंग द पर्सन, ऑफ रिकवरिंग द मनी फ्रॉम हिम, at least you now know, तो आपके पास it is something like a known enemy is better than known enemy. That is the way. That's great sir. एक आपने बात बताई थी कि इसमें one person, the senior their employee is involved in clients को अपनी दूसरी
कंपनीज, पर्सनल फर्म में वो मून लाइटिंग, हाँ मून लाइटिंग कह लो या उसको कुछ भी कह सकते हैं। तो मून लाइटिंग के भी अलग अलग शेड्स हैं, जैसे चांद के शेड्स हैं वैसे मून लाइटिंग के भी शेड्स हैं। उसके शेड्स ऐसे हैं कि एक मून लाइटिंग इंसान करता है कि मेरे स्किल्स हैं, आप अपने स्किल्स की काबिलियत पे, जो आईटी का कोई प्रोफेशनल है और वो कहता है मेरे स्किल्स की काबिलियत पे मैं ऑफिस का काम बड़ा ऑनेस्टली और एथिकल वे में कर रहा हूँ, जो कि मैं सुबह आइडियली मुझे 8 घंटे का काम है मेरा, पर मैं 12 घंटे फिर भी लगा के उनको काम दे रहा हूँ। 12 घंटे के बाद मैं 2 घंटे 3 घंटे अपना फ्रीलांसिंग करता हूँ, वो भी मून लाइटिंग है। करेक्ट, ठीक है, लेकिन मैं कंपनी का काम हैम्पर नहीं होने देता है, इनफैक्ट उनको जितना चाहिए उससे ज़्यादा डिलीवर कर रहा हूँ और एथिकली उनका काम कर रहा हूँ, और उनके काम से कॉन्ट्राडिक्टरी कोई भी मैं असाइनमेंट ना तो उठा रहा हूँ ना कर रहा हूँ। हाँ, मेरे अपने फ्री टाइम में मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि मेरी एक एक्सपर्टीज़ है, चाहे मैं सैप का एक्सपर्ट हूँ, चाहे मैं और कोई ERP एक्सपर्ट हूँ, दिस दैट साइबर एक्सपर्ट हूँ, और मैं काउंसलिंग ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, सर्टिफिकेशंस दे रहा हूँ, कुछ और काम कर रहा हूँ दिन के 2-3 घंटे में। इन अ वे दैट इज़ मून लाइटिंग, बट दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ऑफ कंसर्न और शुड बी ऑफ कंसर्न टू द ऑर्गेनाइजेशंस। प्रॉब्लम आती है जब आप अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, जब आपका मून लाइटिंग के साथ और कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी ये है कि यहाँ पे जो ये पहला वाला केस है, इसमें वो इंसान अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है, राइट, एंड कहीं भी उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू सर्टेन एक्सटेंट हो सकता है। आई थिंक आजकल तो लोग डिक्लेयर भी करते हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट, डिक्लेयर भी कर देते हैं। तो अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी की कहानी, ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है, और ये बहुत सारी हैं इस तरह की स्टोरीज के, जहाँ पे एक सर्टेन लेवल पे जब इंसान पहुंच जाता है, तो जो मैं फ्रॉड क्वाड्रेंगल की बात कर रहा था कि उनकी मोटिवेशन जो है, एक तो रैशनलाइजेशन बहुत क्लियर हो जाती है, क्योंकि आप इतनी लाइफ देख चुके हो 40-50 साल की उम्र तक, कि आपने इतना कुछ देख लिया ग्लोबल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, जो दुनिया में चल रहा है, कंट्री में चल रहा है, कि हर कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई गवर्नमेंट में फ्रॉड्स हो रहे हैं, बड़े बिजनेस लेवल पे फ्रॉड हो रहे हैं। तो इंसान कहता है मेरी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, मेरे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। दैट इज़ द वे पीपल रैशनलाइज मोटिवेशन के। अभी मेरे पास 5-10 साल और बचे हैं, ईदर आई विल बी फायर्ड और आई विल बी रिटायरिंग, और मेरे पास मौका नहीं है पैसा कमाने का, तो नाउ इज़ द टाइम कि मैं अपनी पैरेलली कंपनी सेटअप करूँ या कुछ ऐसा कमा लूँ, सेटअप कर लूँ, पैसे कमा लूँ बहुत ज़्यादा। तो दैट इज़ वाई, एंड ये भी हमारी एक स्टडी रही है कि किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा फ्रॉड कमिट करते हैं। अच्छा, किस एज ग्रुप के? 35 to 50-55 के बीच में। अच्छा, यस, और मेल्स आर मोर इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड्स देन फीमेल्स। तो जब ये वाले केस में, अब ये सेल्स डायरेक्टर है कंपनी का, तो सेल्स डायरेक्टर होने की वजह से जितनी भी सेल्स की टीम है नीचे, उनकी सबकी लीड्स इनके पास आती हैं फाइनल अप्रूवल के लिए। एब्सोल्युटली। तो ही कैन वेरी इजीली फिल्टर एंड पिकअप कि कौन सी क्रेडिबल या बढ़िया लीड है जो मुझे कंपनी को देनी है या किसी और को पास ऑन करनी है। अच्छा, एंड दैट इज़ व्हाट ही वाज डूइंग, मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कंपनी के लिए। तो कंपनी के लिए इसलिए मैंने जो बात भी करी थी रिकमेंडेशंस में, बोला था कि इंटीग्रिटी चेक ऑफ हाई रेवेन्यू या रेवेन्यू जनरेटिंग रोल्स, करेक्ट, या रेवेन्यू प्रोटेक्टिंग रोल्स बहुत ज़रूरी है। तो ये हो रहे हैं बहुत कम, कंपनियां नहीं कर रही। कंपनीज आर रिएक्टिव इन नेचर, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज। जब तक उनको दे आर नॉट प्रोएक्टिव। हाँ, दे आर नॉट प्रोएक्टिव। बहुत केसेस हमने देखे हैं जहाँ पे हम कंपनीज को बोलते रहते हैं कि आप प्रोएक्टिव फ्रॉड रिस्क असेसमेंट करवा लीजिए, आप प्रोएक्टिव ड्यू डिलिजेंस करवाइए, आप जो क्रिटिकल हायर आपके रोल्स हैं उनकी आप ड्यू डिलिजेंस करवा लीजिए। करेक्ट। तो ओनली आफ्टर समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, कोई बड़ा फियास्को हो गया या कोई कंप्लायंस का ऊपर से प्रेशर आया कि ये कंप्लायंसेस हैं, मिनिमम कंप्लायंसेस आपको करने हैं, then they go for it, otherwise they do not. बट कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको, आपकी नॉलेज में है, जो पहले से ही ऐसा कुछ कर रही हैं? हाँ, काफ़ी। सो इसमें जो मल्टीनेशनल, जो इंडिया के बाहर की काफ़ी कंपनीज और इंडिया में भी कुछ ब्रांड्स हैं उस लेवल पे जो कर रहे हैं। यूएस की जो कंपनीज हैं, यूरोप की जो कंपनीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया की भी कुछ कंपनीज हैं, काफ़ी मोस्टली कंपनीज। बिकॉज एक तो यूएस की कंपनीज का जो वहाँ का जो गवर्नेंस है, जैसे FCPA मैंडेट है उनका, यूरोपियन साइड से आपका UK एंटी ब्राइबरी एक्ट हो गया या बाकी एक्ट्स हो गए, उनके खुद के रेगुलेशन हैं जो खुद के रेगुलेशन हर जगह इम्प्लीमेंट। तो उसकी वजह से वो टाइटली जो है बंधे हुए हैं कंप्लायंसेस में कि उनको वो करना ही करना है, चाहे वो उनको थर्ड पार्टी ऑडिट्स करवाने हैं, चाहे उनको वेंडर ड्यू डिलिजेंस करवाना है या बाकी चीज़ें करवानी है, तो वो टाइम टू टाइम उनकी होती हैं। तो उन्होंने वो प्रोसेस का ही पार्ट बना दिया उन्होंने। अच्छा, दैट इज़ नॉट समथिंग कि किसी को इनिशिएटिव लेना है या किसी को बाहर से बोलना है कि भाई देयर इज़ अ इनसाइडर थ्रेट प्रॉब्लम या हो सकती है, सो आई एम रिकमेंडिंग दिस। नो, दैट इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द मैंडेट व्हेन दे आर सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज। वो उस मैंडेट के साथ ही आ रहे हैं कि एनी थर्ड पार्टी विच इज़ ऑनबोर्डिंग विद मी शुड बी
उनका पूरा एक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड भी फिर उस वे में रहते हैं। ओके। तो सर जितनी भी आपने कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस की हैं, जो इस टाइप के केसेस निकल के आते हैं जहाँ पे एक टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व है सम अनएथिकल एक्टिविटीज़ में, उसका स्केल क्या है? स्केल मैं जब पूछ रहा हूँ कि मतलब क्या वो स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस हैं या छोटे लेवल की हैं या वेल एस्टेब्लिश्ड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं? मेजरली कहाँ पे होता है ऐसा? मिक्स है सारा। ओके। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी है, स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा है। वाई स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा है? क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है अभी, आपके SOPs, प्रोसेसेस, पॉलिसीज़ बने नहीं हैं, कंट्रोल्स आपके बने नहीं हैं उतने, आपका फोकस ग्रोथ पे है, आपका फोकस जो है वो उसको ग्रोथ को कंसोलिडेट करने में नहीं है, या आपके कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन करने में नहीं है। तो स्टार्टअप्स या जो मिडिल एज थोड़ा उस एज उसमें है, या उस फेज में है, करेक्ट, उन कंपनीज में ज़्यादा है क्योंकि प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके, और उन प्रोजेक्ट्स में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, एंड दैट इज़ वेयर द फ्रॉड्स हैपन। जब आप कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जब आपको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाना पड़ता है, किस टाइप के आपको चैलेंज आते हैं? अगर आप कुछ ऐसे शेयर कर सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ चैलेंज आता है, या कुछ ऐसी कोई स्टोरी है जो चैलेंज आया और आपने ओवरकम की। क्योंकि बाहर जब आप जाते हो, एक तो आपको खुद इस्टेब्लिश करना, आप मतलब मैं अगर किसी के घर पे जाऊँ या मेरे को कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी, कुछ नोबडी विल गया, मैं किसी बैंक में जाऊँगा फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गेट सम इन्फॉर्मेशन कि भाई क्या ट्रांजेक्शन है किसी के अकाउंट की, या किसी का CDR लेना है, कुछ भी लेना है, तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए मैं वही बात कर रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सारी चीज़ें जो आपके लॉ के प्रिव्यू में नहीं आती, उसको आप टच अपॉन नहीं करते हो, तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का काम इसलिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हो जो कहीं ना कहीं लॉ के प्रिव्यू में है। 3 एरियाज हैं बेसिकली। एक है जो बिल्कुल वाइट है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझे अलाउड है एज अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब प्रॉब्लम यही है कि इंडिया में क्योंकि लाइसेंसेस नहीं है प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स के, तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर इज एज गुड और बैड एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट? तो आप जो सारे काम आपका DBTP एक्ट, आपके बाकी IT एक्ट और बाकी एक्ट्स के अंडर जो आपको अलाउड है वो आप कर सकते हो, दैट इज इन वाइट। ओके। देन देयर इज ब्लैक कि जो मुझे नहीं अलाउड है, जो भी मेरा DBTP एक्ट और ये सारे एक्ट्स बोलते हैं कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहिए, या ऑल दोज थिंग्स आर वेरी क्लियर। देन देयर इज अ ग्रे जोन। तो आप जो ग्रे जोन है और वाइट है इज व्हाट वी कैच। ओके। चैलेंजेस टिपिकली अराउंड इंटेलिजेंस गैदरिंग हमेशा रहते हैं। चैलेंजेस अब जैसे हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, अभी AI की वजह से डीप सर्च एंड वो सारा कुछ आ गया है, तो वो काफ़ी आपको कंसोलिडेट करके आपको रिसर्च कर निकाल के देता है, बट उसमें भी अपने बहुत सारे ग्लोबल टूल्स हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के, उनको यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया इंटेलिजेंस गैदरिंग में काफ़ी चैलेंजेस आ गए हैं आज की डेट में, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस दैट हैव बीन पुट ऑन सोशल मीडिया। करेक्ट। उस केस में फिर आप सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज़ करते हो। अच्छा। अब सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स के भी तरीके हैं कि आप किसी के फ्रेंड नेटवर्क में अगर मुझे एंटर करना है, एंड इफ आई हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का उनका लाइफस्टाइल है, दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। बाकी आई थिंक इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन का ये रहता है, जो लीगल वे के थ्रू जाते हो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इन दैट बहुत सारे केसेस में हम लॉ इन्फोर्समेंट के साथ कोलैबोरेट करके, बिकॉज लॉ इन्फोर्समेंट भी हमारे को रीच आउट करती है, हम भी उनको कई बार रीच आउट करते हैं और वेरियस सपोर्ट मैकेनिज्म्स। तो दैट इज द वे। बेसिकली गुड नेटवर्किंग विद द लॉ एनफोर्समेंट इज नेसेसरी फॉर एनी इन्वेस्टिगेटर। बिकॉज एंड ऑफ डे कई बार हम काफ़ी बार क्लाइंट से भी हम पूछते हैं कि भाई आप अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, आर यू प्लानिंग टू गो इन फॉर अ लीगल केस, करेक्ट, और दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर जस्ट इन हाउस कंजम्पशन। तो अगर इन हाउस कंजम्पशन के लिए है तो एक अप्रोच अलग होगा। अगर आपको लीगल आगे कोर्स ऑफ एक्शन लेना है तो उस केस में आपकी अप्रोच थोड़ी चेंज हो जाएगी, बिकॉज देन यू वुड वांट टू गैदर एविडेंसेस विच आर मोर क्रेडिबल, विच आर मोर एडमिसिबल इन द कोर्ट। तो उसी हिसाब से फिर हम अप्रोच मेथोडोलॉजी को मॉडिफाई करेंगे। राइट सर, आई थिंक मेरे को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा आपसे, क्योंकि मैं इतना घुस गया हूँ डिस्कशन में। आई लव टू हियर यू मोर। डेफिनेटली विल बी हैविंग अ मोर सॉर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ डिस्कशन इन फ्यूचर, ताकि हमें और जानने का मौका मिले। और इस जानने का रीज़न सिर्फ डिस्कशन करना है, बात करना है, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए मेनली कि जैसे इंसिडेंट्स या इन्वेस्टिगेशंस आप करते हैं उसकी लर्निंग क्या है, और ताकि लोग अप्रोच कर सके। जैसे कि आपने एक एग्जांपल बताया था मेरे को छोटा सा, हम जब कल बात कर रहे थे कि कुछ डाइवोर्स से रिलेटेड कोई केस था जो आपने इन्वेस्टिगेट किया, आपके बहुत सारा आई वुड वांट टू शेयर दिस एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड पॉइंट यू रिमाइंडेड मी ऑफ। की टेक अवेज में 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यही है दैट समय बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, और पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी हो रहा है, बट नेगेटिव चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम डेली जो केसेस देख रहे हैं
अभी अनफॉर्चुनेट जो केस हुआ है जिसमें सिया नाम की लड़की ने जो भी कार्रवाई करी है, बहुत सारे केसेस में आप ड्यू डिलिजेंस में भी चीज़ें नहीं निकाल सकते, पर एज दे से कि अगर 10 पॉइंट्स हैं, अगर आप 36 गुण मिलवा रहे हो और उसमें से आप, तो मैं उसी हिसाब से बोलता हूँ कि अगर कोई 10 किसी के पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, आप उसमें से अगर 8 भी चेक कर पाते हो, 7 भी चेक कर पाते हो, एटलीस्ट आपका रिस्क मिटिगेट हो गया है। 100% रिस्क आप नहीं कंप्लीटली इरेज कर सकते, बिकॉज किसके दिमाग में किस पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पे क्या चल रहा है नहीं बता सकते, पर आप ये ज़रूर पता कर सकते हो कि उस इंसान का, फॉर एग्जाम्पल कहीं कोई रिलेशनशिप्स चल रहा है, किस तरह का इंसान है, उसका बिहेवियरल ट्रेट्स क्या हैं, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी कैसी है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है। इंसान अभी कई बार क्या होता है कि नॉर्मल डिस्कशंस में जो उन्होंने डिक्लेयर करा कि जी नॉन ड्रिंकर, जो ऑल्दो बहुत सारी कई फैमिलीज के लिए चीजें मैटर नहीं करती, पर इससे आपको एटलीस्ट रेड फ्लैग्स दिख जाएंगे एब्सोल्युटली कि वेदर द फैमिली इज टेलिंग यू द ट्रुथ, करेक्ट, और दे आर लाइंग, करेक्ट, अबाउट देयर एसेट्स, अबाउट देयर financial health, about their social status, about their professional status। तो इन सब चीज़ों को आप प्री मैरिटल ड्यू डिलिजेंस हम इसको बुलाते हैं, और ये इंडिया में टैबू है आज की डेट में, बिकॉज शादी टैबू क्या है? टैबू ये है, टैबू इज एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन इज अ टैबू, प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन। ओके, क्योंकि ये रहता है कि आइडियली कई केसेस में हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड करा है कि जी आप एक काम करिए, अगर बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, आज के मॉडर्न ख्यालात वाले हैं, आप उन दोनों को सामने बिठाइए, फैमिलीज को बिठाइए, और आप रिकमेंड करिए कि जी ये मैं 10 चीज़ें हैं जो मैं चेक करना चाहूँगा। करेक्ट, आप मेरे बारे में चेक कर लो, मैं आपके बारे में चेक करता हूँ। अगर सामने से रेजिस्टेंस आती है, उससे बड़ा रेड फ्लैग कोई नहीं है। सही बात है। आप अपनी प्रॉपर्टीज बता दीजिए आपके पास क्या क्या है, मैं जो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करके दे दो, माई डॉटर वुड वांट टू सी, एंड डॉटर का आप देख लो, इससे बेस्ट तो कुछ नहीं, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। एंड ये दिस हैज टू बी डन इम्प्रॉम्प्टू, दिस कैन नॉट बी डन कि भी प्लान करके नहीं होगा, प्लान करके नहीं होगा। बाकी जो आपकी बाकी जितनी भी चीजें हैं, तो अगर वहां पे नानुकर होती है तो दैट मीन्स इट्स अ क्लियर रेड फ्लैग। एब्सोल्युटली। और इन डिस्कशंस को करने से फैमिलीज हेजिटेट करती हैं, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग या टेक अवे हो सकता है। इसके अलावा सेकंड जो आता है कि आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, और मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपका 90% या 100% काम हो रहा है काफ़ी लोगों का। एक हमारे पास केस आया था जिसमें एक जानकार हैं जेंटलमैन, ही लॉस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा, ह्यूज का अभी नंबर नहीं बता सकता, मतलब ये लगा लीजिए आप 5-10 करोड़ की रेंज में, शायद उससे भी ज़्यादा होगा। अच्छा, सिर्फ एक सिंपल व्हाट्सएप सेटिंग की वजह से। अच्छा, अब वो व्हाट्सएप सेटिंग क्या है कि आपकी सेटिंग में व्हाट्सएप में अगर आप जाते हो सेटिंग्स में, आई थिंक प्राइवेसी एडवांस्ड में जाके आती है वो सेटिंग, जिसमें है कि आप who all can add you to the group। अच्छा, एक तो ये सेटिंग, 2-3 सेटिंग्स है, ये वाली इसकी वजह से हुआ था। who all can add you to the group, अगर आपने वो लगा रखा है all या anybody can add you to the group, तो आपको तो इन जेंटलमैन को किन्हीं 2 ग्रुप्स में ऐड किया गया। वो दोनों ग्रुप्स थे इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स। अच्छा, नाउ ही बीइंग अ बिजनेस ओनर, ही थॉट ठीक है किसी ने ऐड कर दिया होगा जान पहचान वाले ने। अब वो ग्रुप्स के अंदर एक 2 फेमस इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, उनके नाम से वो ग्रुप बने हुए थे। और होता क्या था कि उसमें दोनों ग्रुप्स में, एक में 80 मेंबर्स थे, एक में कोई 60-70 मेंबर्स थे। और उन ग्रुप्स में डेली स्टॉक्स के बारे में, शेयर्स के बारे में बात हो रही है, विच स्टॉक विल गो अप, विच स्टॉक विल गो डाउन, क्या बेचना है, क्या खरीदना है। एंड दिस जेंटलमैन वाज ऑब्जर्विंग ऑल दैट रेगुलरली कि जी क्या हो रहा है। एंड धीरे धीरे 1-1.5 महीने में, 2 महीने में उसको कॉन्फिडेंस आ गया, बिकॉज बहुत सारे शेयर्स को उसने मॉनिटर भी करा। अच्छा, कि हाँ ये जो रिकमेंडेशन दी थी एग्जैक्टली शेयर ऊपर गया। एंड देन पीपल रोट, अरे सर थैंक यू सो मच, आई मेड 50 लाख रुपीज बिकॉज ऑफ यू विद इन अ मंथ, आई मेड दिस मच मनी बिकॉज ऑफ यू विद इन अ मंथ। तो इनको लालच आया एंड इन्होंने भी मैसेज डाल दिया, हाई आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू इन्वेस्ट, व्हाट इज द वे। देन समबडी रीच्ड आउट टू हिम कि हमारा जो ग्रुप है ये तो कैजुअल ग्रुप है, मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज रही हूँ, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी। इनको एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई गई, इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया। इनिशियली इन्होंने कोई 25-30 लाख रुपया ट्रांसफर किया। एंड ही इज अ बिग बिजनेस। 25-30 लाख रुपया ट्रांसफर होने के बाद इन्होंने सोचा कि चलो मैं विड्रॉ करके देखता हूँ। अब उसमें ऐप में दिख भी रहा है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट इतना आ गया आपका, एंड आपका अभी करंट पोर्टफोलियो में आपकी टोटल वैल्यू इतनी चल रही है। अच्छा, देन ही सेड ओके आई नीड 20 लाख रुपीज, आई नीड टू विड्रॉ, एंड ही वाज इमीडिएटली एबल टू विड्रॉ द मनी आल्सो। 25 लाख निकल भी गए तो और कॉन्फिडेंस आ गया। फिर उन्होंने वापस से 50 लाख और डाल दिया। करते करते इन्होंने कोई 70-80 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट कर दिया। देन ही वांटेड टू विड्रॉ द मनी, कि मुझे 50 लाख रुपए विड्रॉ करने हैं बिकॉज मुझे आगे कहीं पे इन्वेस्ट कर। देन द होल गेम स्टार्टेड। अच्छा, कि सर अब आप जो है हमारे 5 पैकेजेस में से आप सेकंड वाले पैकेज में आप फर्स्ट वाला क्रॉस कर चुके हो, तो अब ये पैसे तभी निकलेंगे जब आप इतने पैसे और डलवा दोगे, एंड यू कम इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी। तो उनको लेके गए वो 2.5-3 करोड़ तक। जब वो 2.5-3 करोड़ पे आ गए,
फिर ऐसे करते 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 फिर दूसरे एप्लीकेशन में इसमें उसमें करते करते माय गॉड। तो एक छोटी सी जो सेटिंग कि हु ऑल कैन ऐड यू टू द ग्रुप ने उनका पूरा करोड़ों का नुकसान कर दिया। तो हमें ये सेटिंग्स के बारे में थोड़ा सा खुद से अवेयरनेस करनी चाहिए। तो ये तो मैं बता ही रहा हूँ कि एक तो आप हु ऑल कैन ऐड यू टू द ग्रुप में आप ऑल को हटा के किसी एक योर कॉन्टैक्ट्स, आप योर कॉन्टैक्ट्स भी नहीं, योर कॉन्टैक्ट्स में सिर्फ अपने फैमिली के 2-3 मेंबर्स। देखिए किसी को आपको ग्रुप में ऐड करना है वो आपको लिंक भेजेगा, इनवाइट भेजेगा ग्रुप का, आप ज्वाइन कर लो, बट नोबडी शुड बी एबल टू स्ट्रेट अवे ज्वाइन यू, ऐड यू टू अ ग्रुप। वो नहीं सेटिंग होनी चाहिए। तो ये पहली सेटिंग ये चेंज करिए। दूसरी सेटिंग, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में एडवांस्ड में प्राइवेसी में जाके लास्ट में जाके आपका आईपी एड्रेस, आपका 1-2 और सेटिंग्स आती हैं, उन सबको आप ऑन करेंगे तो आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो सर मेरे दिमाग में एक बात थी, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू रिगार्डिंग दैट ड्यू डिलिजेंस, मैरिजेस के लिए प्री मैरिटल जो ड्यू डिलिजेंस होता है। आज से अगर हम 20-25 साल पहले बात करें, ये सारी जो ड्यू डिलिजेंस आपने बताई हैं ये पहले होती थी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। वो पहले पेरेंट्स के बारे में पता करते थे, उसके नाना के घर पता करते थे, नानी कहाँ की है वहाँ का पता करते थे, वो सारा कुछ होता था। क्योंकि अभी हम क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सबके कोई किसी को एक बच्चा है, बहुत लिमिटेड सी कनेक्शंस हो गए हैं और लोग बाहर कमाने के लिए चले गए हैं, वो सोसाइटी के साथ कनेक्ट नहीं है। राइट। तो इसलिए ये चीज़ें अभी लोगों को करनी पड़ेंगी, जरूरी है करने के लिए। कहते हैं ना वो धरती तो गोल है ही है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। करेक्ट। जो चीज़ें पास्ट में जितनी भी होती थी, जो पुराने ट्रेडिशंस थे, पुराने कन्वेंशंस थी, आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनका लिंक है। मैंने जितने भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ या तो महाभारत के हैं, और वो सारी चीज़ें वो रियलिटीज़ हैं। एग्जैक्टली। रियलिटी ऑफ लाइफ इज़ दिस ओनली कि आपको सारे जो लेसन्स हैं वो ये आपके आजू बाजू से ही मिलेंगे, आपके पास्ट से मिलेंगे। और हिस्ट्री हमें सिखाती है, बिल्कुल सिखाती है। हिस्ट्री में लेसन्स देती है कि भैया हमें ऐसे करनी चाहिए या कुछ चीज़ें क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आज इंसान बहुत ज़्यादा लॉस्ट है, और लॉस्ट भी इसीलिए है क्योंकि उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं ऑल्दो, पर अगर हम कॉन्शियसली इन अ वेरी फोकस्ड मैनर में कॉन्शियसली बैठें सोचें तो सोल्यूशन आपके आसपास में है। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे। बट और दूसरी चीज़ क्या है, लोगों ने अपनी जो सिक्स्थ सेंस का सुनना थोड़ा कम कर दिया है। जनरली आपको हमेशा एक इंस्टिंक्ट ज़रूर आता है, एक आपको सिक्स्थ सेंस एक बेशक वो चाहे 1% हो, बट वो हल्का सा गट फीलिंग बोल देते हैं, इंटरनली वो नज ज़रूर करती है। अगर आप उसको सुन लें और उस टाइम पे एक्शन ले लें। एक बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट अभी रिसेंटली सुनी थी, दैट देयर इज अ ड्राइवर हु इज ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट, और जो पीछे जो सवारी बैठी है वो ऐसे एक्शन करता है कि मैं कुछ बोलना है कि भाई गाड़ी स्लो चलाओ, एंड वो नहीं बोलता है, वो इशारा करके छोड़ो बाहर में जाए। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, एंड लास्ट में दी एड इज अबाउट स्पीकिंग अप। अच्छा। और वो एक्सीडेंट हो जाता है, वो द पर्सन डाइज, एंड देन कि भी सही समय पे अगर आप नहीं बोलते हो या नहीं एक्शन लेते हो। कई बार क्लास में, मुझे तो याद है कि बहुत बार होता था क्लास में, कई बार टीचर ने सवाल पूछा और आपको जवाब पता है या आपको लगा कि शायद ये जवाब है, पर आपका एक डाउट है तो आपने हाथ नहीं उठाया, किसी दूसरे ने हाथ उठा दिया और उसने बता दिया, नहीं वाला यही तो सही भी तो था। लाइफ इज लाइक दैट ओनली। तो आपके अंदर से आवाज़ ज़रूर आती है, एब्सोल्युटली, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं वो है एक्सपीरियंस में, योर बॉडी टेल्स यू और योर एंसेस्टर्स इन सम वे टेल यू कि भाई देयर इज समथिंग। करेक्ट। बट वो नज को हम उस टाइम पे इग्नोर कर देते हैं या उसको प्रेस करके और आगे बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे चैलेंज। तो जैसे वो एक ओनिडा की नहीं ऐड आती थी, अगर आपने देखी हो, उसमें कि एक वाइट कलर का आता था, एक डार्क कलर का आता था बंदा, तो उसमें क्या होता है वो सोचता रहता है, मतलब 2 थॉट्स आते हैं उसके दिमाग में, एक नेगेटिव थॉट आता है, एक पॉजिटिव थॉट आता है। पॉजिटिव थॉट उसको करेक्ट डायरेक्शन के लिए पुश करता है। एब्सोल्युटली। तो दैट इज ऑन यू, दैट व्हाट यू चूज। एग्जैक्टली। तो राइट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और जो लर्निंग मिली है आई थिंक सबके लिए है, और इट इज़ नॉट ओनली फॉर द एंटरप्रेन्योर और किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या किसी उसके लिए, कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ में लर्निंग को कर सकता है। और ऐसी ही स्टोरीज और ऐसी ही और लर्निंग में आई थिंक अभी तो सर के साथ शुरुआत होगी कोलैबोरेशंस की, और आगे आते रहेंगे ऐसे एपिसोड्स, तो उसके लिए आप जुड़े रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।